नमस्ते दोस्तों, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एनएक्सिस फेयर के ऊपर। और आज हमारे बायो का दूसरा लेक्चर है। देखिए, अब तक हमने बायो में सेल थ्योरी तक की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली है और आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेल से शुरुआत करेंगे और सेल कंपोनेंट्स में न्यूक्लियस तक की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब देखो, आप लोगों में से ना बहुत लोगों का यह सवाल था कि इस पर्टिकुलर लेक्चर का हमें पीडीएफ कहां मिलेगा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार को समझते हैं। देखिए, अब कोशिका के प्रकार को समझने से पहले ना हम थोड़ा ये देख लेते हैं क्या कि हम मनुष्य जो है वो एक दूसरे को किस तरीके से भेद में लाते हैं, ताकि ये चीज और अच्छे से समझ में आए। देखिए, मनुष्य जो है, ह्यूमंस जो है, वो किस तरीके से भेद करते हैं। देखो, जैसे हम अपीयरेंस के आधार पे हम किस तरीके से किसी को भेद कर सकते हैं। जैसे क्या कि भाई अगर हम लेंथ का आधार देखें तो ये कह सकते हैं क्या कि भाई कोई लंबा है या छोटा है ना। हम किसी को लंबा कह सकते हैं या छोटा कह सकते हैं, है ना। हम जो है वो कलर के आधार पे किसी को बांट सकते हैं। कलर के आधार पे बांटते हैं ना, हम क्या कहते हैं क्या कि भाई वो कोई फेयर है, गोरा है, या फिर वो काला है, ये कह के बांटते हैं, है ना। अब देखो, अब जो है वो हम इमोशंस या कैरेक्टर के आधार पे हम बांट सकते हैं, है ना। कैरेक्टर के आधार पे बांटते हैं क्योंकि भाई वो अच्छा है, वो बुरा है ना। तो बहुत सारे आधार बन सकते हैं ना लोगों को भी बांटने के, हो सकता है ना। वैसे ही सेम हम सेल्स को भी जो है, कोशिकाओं को भी जो है वो दो आधार पे बांटते हैं। कौन कौन से आधार पे वो देखते हैं। देखिए, संख्या के आधार पे बांटते हैं और संगठन के आधार पे बांटते हैं, है ना। संगठन या और संख्या, ठीक है। तो सेल के नंबर ऑफ सेल्स पे या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के आधार पे हम बांटते हैं उसको। अब एक एक करके हम दोनों ही चीजों को समझेंगे, दोनों पैरामीटर्स को हम एक एक करके समझेंगे। पहले जो है वो हम संख्या या नंबर ऑफ सेल्स को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले संख्या क्या हो सकती है, क्या कि भाई कोई जो है ना वो एक सेल का बना हुआ है या फिर कोई बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, ये चीज हो सकती है। कोई एक सेल का बना हुआ हो, कोई बहुत ज्यादा सेल्स का बना हुआ हो। तो अगर एक सेल का बना हुआ है तो वो यूनिसेल्युलर हो गया। संख्या कितनी? एक मतलब यूनी। तो यहां पे यूनी मतलब क्या होता है? यूनी मतलब एक होता है ना। और मल्टी मतलब कितना होता है? बहुत सारे होते हैं, एक से ज्यादा, 1+, है ना। तो क्या होता है? तो मल्टी सेलुलर मतलब क्या हुआ? बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ। और यूनिसेलुलर मतलब क्या? सिर्फ एक सेल से बना हुआ, सिर्फ एक सेल, ठीक है ना। अब एक सेल के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अमीबा है, बैक्टीरिया है, क्लाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, माइकोप्लाज्मा है, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करेंगे, तो हम सबसे पहले तो खुद ही को लेंगे। भाई ह्यूमन है, एनिमल है, ये सारी चीजें। तो एनिमल है, प्लांट है, फंजाई है, ये सब जो है वो क्या है? ये सब जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। देखो, ये ना प्लांट, एनिमल, फंजाई, बहुत सारी चीजें, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब चीज शुरू में मतलब समझने में थोड़ा सा जो है वो दिक्कत कर जाती हैं, है ना। बट जब हम किंगडम पढ़ेंगे ना, किंगडम जब टैक्सोनॉमी में आएंगे, जब किंगडम्स पढ़ेंगे, तो वहां पे ना आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि प्रोटिस्टा क्या होता है, मोनेरा क्या होता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फंजाई, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। जब हम धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। बट अभी जो है वो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो याद कर लो, बाद में सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर क्या है? मल्टी सेलुलर प्लांट है, एनिमल है या फंजाई है, ठीक है ना। ये सारी चीजें अब एक एक करके इस चीज को समझते हैं क्या कि यूनिसेलुलर क्या है या मल्टी सेलुलर क्या है, ठीक है ना। इसके डिफरेंस को अब देखो, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव या फिर मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो बहुकोशिकीय जीव, इसमें डिफरेंस क्या है, इस चीज को समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले नाम मल्टी सेलुलर को समझते हैं। अब आप बोलोगे क्या कि भाई सबसे पहले कोई भी टीचर है वो तो यूनिसेलुलर बताता है। पर देखो, मेरा थोड़ा सा फंडा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ना, उसको हम देखते हैं, हम खुद को देखते हैं या फिर हम प्लांट्स को देखते हैं। बहुत सारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम अपने नजर से ऑब्जर्व करते हैं और जहां पे ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो चीजें जल्दी समझ में आती हैं और वो सेम ऑब्जर्वेशन हम यूनिसेलुलर में यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मल्टी सेलुलर को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मल्टीपल सेल्स से बना हुआ है, विभिन्न कोशिकाओं से बना हुआ है। बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो इसमें आई हैं, जुड़ी हैं और तब बनी है। और वो जुड़ी कैसे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, वो जुड़ी कैसी है? वो सेल डिवीजन के थ्रू जुड़ी हैं। क्या है? वो सेल डिवीजन के थ्रू जुड़ी हैं। सेलों का, कोशिकाओं का विभाजन हुआ है तब जाके वो जुड़ी हैं। और सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे ही हम। तो यहां पे क्या हुआ? बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे बनी है? सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है ना।
अब देखो, अब जब सेल डिवाइड हुआ होगा, जब सेल टूटा होगा, तो सेल टूटा होगा तो क्या बना होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और वो ये साइकिल बना होगा। देखो, सेल जो है वो सबसे पहले जब टूटा होगा तो वो टिश्यू बना है, ठीक है, उसके बाद वो ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे होगा, जब एक सेल जब वो टूटा तो दो सेल्स में टूटा, फिर ये दो सेल्स जो है वो एक एक सेल एक एक करके जब टूटे तो दो दो सेल्स में टूटे, तो वो 4 4 6 हो गया। तो इस तरीके से एक पूरा साइकिल बना, और ये सारे सेल्स क्या करने लगे, ये सारे सेल्स एक दूसरे के साथ क्या हो गया, जुड़ने लगे, ठीक है ना, और ये जुड़ने लगे, और जब एक सेल से ज्यादा जब जुड़ने लगते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। मीन सोचो कि पहले ये कुछ ऐसा सेल रहा होगा, देखते हैं, सबसे पहले कुछ ऐसा सेल था, ठीक है ना। अब ये सेल जब टूटा तो ये दो सेल्स में टूटा, और ये इस तरीके से ये दो सेल्स जुड़ गए, ठीक है ना, तो ये टिश्यू का निर्माण हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही करके 2 और 3 सेल्स जब जुड़ने लगे तो वो धीरे धीरे क्या, टिश्यू का निर्माण होने लगा, ठीक। अब जब 2 4 5 सेल और बहुत सारे हजारों सैकड़ों सेल जब जुड़ने लगे तो क्या बन गया, एक ऑर्गन का निर्माण हो गया। बहुत सारे जब सेल्स जुड़े, बहुत सारे अनगिनत सेल्स जब जुड़े तो क्या हो गया, ऑर्गन्स का निर्माण हो गया, और पूरा एक ऑर्गन का जब पूरा एक सिस्टम बना तो वो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्या, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का समझते हैं, पाचन तंत्र को अगर हम समझते हैं, ठीक है ना, ये हर किसी को पता हो, इस वजह से मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं। क्या है भाई पाचन तंत्र। अब देखो, पाचन तंत्र में जब पाचन का क्रिया होता है तो हम ऑब्वियसली खाना जो है वो खाते हैं और पचाते हैं, यही पूरा जो है वो सीन बनता है। तो जब हम खाते हैं तो कौन सा चीज सबसे पहले जो है वो इन्वॉल्व होता है, हमारी बॉडी की कौन सी चीज जो है वो सबसे पहले इन्वॉल्व होती है। हम सबसे पहले जब मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले हम दांतों से चबाते हैं, या फिर अगर हम दांतों को अगर यूटिलाइज नहीं करें, मींस अगर हम जूस पी लें तो दांतों के अलावा फिर क्या आती है, वो हमारे जीभ आते हैं, ठीक है ना। तो मुंह में जो है सबसे पहले माउथ हमारा इन्वॉल्व होता है, मींस दांत और जीभ, ये चीज। और इसका काम क्या है, दांत का काम है ग्राइंड करना, उसे पीस देना, अच्छे से पीसना, और जीभ का काम क्या है, मिक्स करना, यही चीज तो है। अब उसके बाद फिर क्या आता है, ये हमारा फूड पाइप या इजोफेगस, ये चीज जो है वो हमारे सामने आएगा। अब उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके नीचे और जाएंगे तो उसके नीचे स्टमक आ जाएगा, है ना, पेट आ जाएगा हमारा, और उसके नीचे चले जाएंगे तो इंटेस्टाइन आ जाएगा, यही चीज तो है। अब सारी चीजों का जो है वो डिफरेंट वर्क है। मुंह का काम क्या हुआ, मुंह में जो है वो क्या हुआ, ग्राइंडिंग हुआ और मिक्सिंग हुआ फूड का, है ना, फूड का मिक्सिंग और ग्राइंडिंग हुआ। वहीं अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो फूड पाइप का काम क्या है, पेट की तरफ खाने को ढकेलना, ठीक है ना, यही काम है इसका। उसके बाद पेट में क्या है, पेट में जो है वो पेट का काम है एसिडिक करना और थोड़ा उसे और सिंपलर फॉर्म में क्रिएट करना, और इंटेस्टाइन का काम क्या है, थोड़ा सा सिंपलर और करना, और उसके बाद जो है वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना, यही काम तो है, यही काम है। तो यहां पे क्या हुआ, देखो अब ये सारी चीजें अलग अलग सेल से बनी हुई थी। जो हमारी जीभ है, जीभ भी बहुत सारे सेल्स, टिश्यू, और उसके बाद ये एक ऑर्गन बना। वैसे ही हमारा फूड पाइप, सेम पेट के साथ भी, पेट भी बहुत सारे सेल से टिश्यू बना और टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ठीक है, और इंटेस्टाइन भी सिमिलरली, ठीक है। बट ये सारी चीजें जब साथ में जब वर्क करने लगी ना तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बन गई, ठीक है ना। ये जब सारी चीजें एक साथ वर्क करने लगी तो क्या बन गई, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, पाचन तंत्र कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, ये पूरा ऑर्गन सिस्टम। और जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम जब साथ में वर्क करने लगते हैं ना तो आदमी जीवित कहलाता है, यही तो है, ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी अगर फेल करेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, हमारे जीवन को प्रॉब्लम होगी, हमें जीने में प्रॉब्लम होगी। जैसे क्या, जैसे देखो ह्यूमन में जो है वो कैसे कैसे सिस्टम है, देखो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना, उसके बाद फिर सर्कुलेशन या रक्तवाह, या फिर रेस्पिरेशन या श्वसन। अब देखो क्या क्या है भाई, अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से चीजें जो है वो इन्वॉल्व हैं। वैसे ही अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन में तो हमें पता है कि भाई एक्सक्रीशन में क्या चीज इन्वॉल्व है, हमारी किडनी इन्वॉल्व है ना, हमारी किडनी जो है वो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये जो है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। अगर हम बात करें सर्कुलेशन में कौन है भाई, हमारा हार्ट जो है वो इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ जो है वो ब्लड इन्वॉल्व है। अब देखो क्या हुआ, हमने जो है वो खाना तो खा लिया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन भाई अब सोचो क्या कि वो चीज तो नीचे आंत में है ना। अब वो आंत से आंख तक या सर तक कैसे पहुंचेंगी, उसको पहुंचाने का काम किसका है, उसको पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का है, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन में कौन काम करेगा, लंग्स, फेफड़े काम करेंगे, है ना। तो इस तरीके से अब सबका काम जो है वो क्या है, अलग अलग है ना, सबका अलग अलग काम है। कोई श्वसन का काम कर रहा है, कोई पाचन का काम कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन का काम कर रहा है ना। ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग काम कर रही हैं, और ये अलग अलग जब काम करती है ना तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम श्रम का विभाजन कहते हैं, उसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है ना, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, ठीक है ना। श्रम का विभाजन, अलग अलग काम बांट लिया। जैसे घर में भी काम बांट लेते हैं ना, पापा कमा के लाएंगे, मम्मी अगर हाउस वाइफ है तो मम्मी जो है वो खाना बनाएंगी, घर को देखेंगे, ये सी। तो वैसे ही सारी चीजें हैं,
हमारे बॉडी के अंदर भी। तो कैसे हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब बात करते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। देखो, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले मैंने आपको क्या बनाया? यूनि या एक कोशिकीय। एक मतलब क्या? एक। यूनि मतलब क्या होता है? एक। तो यूनि मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है, एक सेल का बना हुआ है। ठीक है ना? मींस यहां पर सेल से टिश्यू का निर्माण नहीं होगा। क्या होगा? सेल से टिश्यू का निर्माण नहीं होगा। यहां पे सेल से कोई टिश्यू नहीं बनने वाला है। एक सेल जिएगा और जीने के बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा और अपने आप को जो है वो अपना डॉटर सेल बना लेगा। ठीक है ना? ये चीज हम सेल डिवीजन में इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ क्या कि भाई एक सेल था, ये जिया अपना पूरा काम, है ना? और ये जीने के बाद जो है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और रिप्रोड्यूस करने के बाद अपने आप को दो सेल में, अब ये दो सेल ना जुड़ के टिश्यू नहीं बनते, समझ रहे हैं? ये अपना अपना अलग अलग जीवन जीना शुरू करेंगे, ये जुड़ेंगे नहीं। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा था? ये दोनों सेल जुड़ जाते थे, ये दोनों सेल जुड़ के वही सेम काम करना शुरू करते थे। वो काम यहां पे नहीं होगा। ये अपना अलग, ये अपना अलग, सब अलग अलग काम। ठीक है ना? तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है ना? तो इसको डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है ना? फिलहाल मैंने आपको उस समय भी बताया था ये डॉटर सेल है। ठीक है ना? तो ये डॉटर सेल हो गया। तो ठीक है, ये अपना अलग अलग काम करने लगे। ठीक, अब देखो, सबसे अहम सवाल ये है कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने ये देखा कि भाई अलग अलग जो है वो तंत्र, अलग अलग तंत्र है ना, पूरा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ये सारे तंत्र जो है वो वहाँ पे तो अलग अलग, भाई वहाँ पे किडनी इन्वॉल्व है, कहीं पे हार्ट इन्वॉल्व है, कहीं पे जो है वो हमारा इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है ना? तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। बट यहाँ पे भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो हम तो जब जी रहे हैं तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें दिख रही हैं क्या कि जो हमें जीने में मदद कर रही हैं, बट वो एक सेल है जिसे हम अपने आंख से नहीं देख पा रहे हैं। तो भाई वो कैसे जी रहा है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि भाई उसमें जीवन कैसे आ गई है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है क्या कि एक कोशिकीय होने के बावजूद भी जीवित अवस्था में कैसे होते हैं ये सारी चीजें। ठीक है ना? वो कैसे जी रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो देखो, अब हर लिविंग सेल के अंदर ना, अब सोचो क्या कि जैसे ये एक लिविंग सेल है, यहां पे मैं एक फोटो बनाता हूं इस तरीके से ये एक सेल है। ये सेल ना किस तरीके से जी रहा है? तो सेल के अंदर भी ना बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्या कर रही होती हैं? जो रेस्पिरेशन में मदद कर रही हैं, उसे सांस लेने में मदद कर रही हैं, उसे जो है वो खाने में मदद कर रही हैं, उसके डाइजेशन में मदद कर रही हैं, उसके एक्सक्रीशन में मदद कर रही हैं, उसके रिप्रोडक्शन में मदद कर रही हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें जो है ना वो एक सेल के अंदर हो रहा होता है, एक सेल के अंदर हो रहा होता है। और इन सारी चीजों को करने के लिए उसके अंदर क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है ना? उन सारी चीजों को करने के लिए इनके अंदर क्या होते हैं? ये सारी चीजों को करने के लिए इनके पास क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं या फिर कोशिका अंगक हैं। ठीक है ना? क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिका अंगक हैं। वो सारे काम जो है वो ये सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं। रेस्पिरेशन का काम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है, धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। और वो सेल ऑर्गेनेल्स आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कर रही होती है? कोई जो है वो एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन के काम में आ रहा है, कोई डाइजेशन का काम कर रहा है, कोई प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मैंने आपको बताया भी था। तो ये सारी चीजें जो है वो सब एक दूसरे के साथ जो है वो काम कर रही होती है परस्पर। जैसे हमारे अंदर जो है वो हार्ट काम कर रहा है, हमारे अंदर जो है वो हमारा ब्लड काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, उसी तरीके से ये सब जो है वो जीने के लिए काम कर रहे होते हैं। और जब ये सारे काम करते हैं तो यहां भी हमें क्या नहीं दिखा क्या कि भाई अगर मान लो क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अगर काम कर रहा है रेस्पिरेशन का, कोई और दूसरा ऑर्गेनेल जो है वो कोई और काम कर रहा है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है, तो क्या ये सारी जो है वो अलग अलग काम इन्होंने जो है वो काम का, श्रम का विभाजन नहीं किया है? तो सेल के अंदर भी जो है वो क्या होता है? सेल के अंदर भी जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम का विभाजन हमें देखने को मिलता है। ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि भाई सेल के अंदर भी, यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीव के अंदर भी जो है वो क्या होता है? श्रम का विभाजन देखने को मिलता है। ये बात समझ में आई? और वैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो है वो क्या है? श्रम का विभाजन हमें देखने को मिलता है। अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हम बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या कि भाई इसमें जो है वो क्या है? इसमें चीजें जो है वो अलग अलग चीजें काम कर रही हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं, है ना? तो लेकिन इसमें हम नहीं देख सकते, तो इसे हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया? मल्टी सेलुलर को समझा और फिर यूनिसेलुलर को समझा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई। अब देखो, अब एक क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि भाई ये भी एक सेल से बना है, और मैंने आपको बोला क्या कि मल्टी सेलुलर में भी जो है वो क्या होता है? एक सेल होता है, और वो एक सेल जो है वो टिश्यू में आता है, फिर टिश्यू ऑर्गन्स में। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम, तो ये चीज मैंने बोली। तो क्या उसका सेल और इसका सेल क्या थोड़ा अलग होता है क्या? अब सवाल तो ये आ सकता है ना क्या कि भाई ये यूनिसेलुलर का सेल जो है, यूनिसेलुलर का सेल, इसका मैं अगर थोड़ा ये कर दूं, है ना, तो देखो ये सबसे पहला सवाल है कि भाई ये यूनिसेलुलर का सेल
है ना, यूनिसेलुलर का सेल और मल्टी सेलुलर का सेल क्या अलग अलग है? क्या अलग है? क्या अलग है? ये सवाल आता है। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। अब देखो, अगर हम किडनी को एग्जाम्पल में लें, अगर जो है वो हम अगर हम किडनी को एग्जाम्पल में लें, अगर हम एक किडनी को एग्जाम्पल में लें, तो किडनी के अंदर भी अगर ये एक सेल है ना, ये भी वो सारे काम करेंगे जो यूनिसेलुलर का सेल काम कर रहा है, बैक्टीरिया का सेल काम कर रहा है, वो सारे काम करेगा। मींस ये खुद के लिए, ये सेल जो है वो खुद के लिए रेस्पिरेशन करेगा, ये खुद के लिए एक्सक्रीशन करेगा, ये खुद के लिए डाइजेशन करेगा और ये खुद के लिए रिप्रोडक्शन भी करेगा, ये खुद के लिए। साथ ही साथ सिर्फ एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि ये सेल एक एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करेगा, एक एक्स्ट्रा काम करेगा। और वो एक्स्ट्रा काम क्या होगा? अगर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेल है तो ये क्या काम करेगा? ये ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी काम करेगा, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी काम करेगा, ठीक है ना। ये ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन भी करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करना। अगर हार्ट का है तो ये पंप करने का काम करेगा, ये सारी चीजें जो है वो करेगा, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर, अब इसी चीज से जो है वो हम समझ सकते हैं क्या कि किस तरीके से धीरे धीरे करके जो है वो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में क्या होता है, इवोल्यूशन का सफर यहां पे देखने को मिलता है। कि यूनिसेलुलर जो है वो एक सेल जो है वो अपने आप को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एक सेल अपने आप को तो जीवित रख ही रहा है, साथ ही साथ जुड़ के जो है वो एक इतने बड़े शरीर को भी जीवित रखने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है और ये चीज जो है ना वो हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में पढ़ेंगे क्या कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई क्या कि क्या है डिफरेंस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम देखते हैं क्या कि भाई ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के आधार पे जो है वो किस तरीके से भिन्न है, ठीक है। देखिए, तो ये संगठन कहां हो रहा है? देखिए, तो ये संगठन ना सेल के अंदर हो रहा है, ये सेल के अंदर के संगठन की बात हो रही है, ठीक है ना। ये सेल के अंदर के संगठन की बात हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सेल के अंदर की बात हो रही है। अब ये कैसे अंदर है वो चीज समझते हैं। देखिए, अब ये सेल के संगठन के आधार पे जो है वो हम इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा कहते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है ना। अब देखो जरा सा हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझते हैं। देखिए, प्रो प्लस कैरियोट, क्या कहते हैं? कैरियोट, ठीक है ना। प्रो प्लस कैरियोट। अब देखो, प्रो प्लस कैरियोट हुआ ना, इस चीज को मैंने बस तोड़ा है। आप जब अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होगी क्या कि इसमें क्या होता है, रूट वर्ड्स होते हैं ना कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स में, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रो है, जो ये प्रो है, तो ये प्रो क्या होता है? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, है ना। प्रिमिटिव मतलब क्या? आरंभिक, ठीक है ना, आरंभिक टाइप का है ये, ठीक है ना। और कैरियोट मतलब क्या? कैरियोट मतलब हुआ न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट को अगर हम जोड़ के देखें तो क्या पता चल रहा है हमें? आरंभिक टाइप का जो है वो इसमें न्यूक्लियस है ना, एकदम प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। अब ये कैसे है वो चीज बात करेंगे, बट अपना समझो क्या कि क्या है ये, इसमें जो है वो प्रिमिटिव क्लास का न्यूक्लियस है। वहीं यूकैरियोट की अगर बात करें तो इसे हम तोड़ें तो अगर यू प्लस कैरियोट होता है, ठीक है ना। अब यू मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है ट्रू, है ना। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियोट मतलब फिर से न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस। तो यहां पे हमें क्या पता चला? यहां पे अगर हम इस चीज को जोड़ें तो हमें यह पता चलता है कि यहां पे ट्रू न्यूक्लियस है। यहां पे क्या है? यहां ट्रू न्यूक्लियस है। मतलब हमें पहले वाले में अगर हम प्रोकैरियोट में बात करें तो यहां पे हमें यह चीज पता चला कि यहां पे आरंभिक टाइप का न्यूक्लियस है, यहां पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। क्या हुआ? यहां पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यहां पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमें क्या पता चला? यहां पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या कि भाई यहां पे क्या है? यहां पे ट्रू न्यूक्लियस है। यहां पे क्या है? यहां ट्रू न्यूक्लियस है। तो हमने किस आधार पे बांटा? हमने आधार बनाया संगठन का। और संगठन कहां है? सेल के अंदर। कहां है संगठन? अंदर। ये देखो, ये है सेल और सेल के अंदर की बात हो रही है। अब ना सेल के अंदर की बात हो रही है और सेल के अंदर भी किस चीज की बात हो रही है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सेल के अंदर भी ना पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सेल के नाभिक की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, सेल के न्यूक्लियस की बात हो रही है। एक में जो है वो हमने आधार बनाया क्या कि न्यूक्लियस जो है वो बड़ा प्रारंभिक टाइप का है ना। और दूसरे में हमने बात किया क्या कि भाई ट्रू है ना, एकदम विकसित टाइप का है, ट्रू न्यूक्लियस है। तो जो आरंभिक वाला है उसे हमने कहा प्रोकैरियोट और जो नया वाला है जो एकदम ट्रू न्यूक्लियस है उसे हमने कहा यूकैरियोट। तो ये बात समझ में आई क्या कि हमने किसको आधार बनाया? हमने सेल के संगठन को आधार बनाया। और संगठन में भी हमने मूलतः किसको आधार बनाया? देखो,
संगठन में भी हमने मूलतः किसको आधार बनाया, हमने न्यूक्लियस को आधार बनाया। और न्यूक्लियस में हमने क्या कहा, क्या कि एक में न्यूक्लियस पुराने जमाने का है और एक में नए जमाने का है, ये बात की है असल में। ठीक है, अब देखो, अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं। देखो डायग्राम लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये आपको जो है यहां पे ये एक बैक्टीरियल सेल है, क्या है ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। वहीं ये जो है वो एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। और ये जो है वो प्लांट सेल है, ठीक है ना, ये प्लांट का सेल है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहां पे बात करें, हम बस फोटो में डायग्राम में जो है वो अगर हम कंपैरिजन करने की बात करें तो हमें अभी कुछ भी नहीं पता, जस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे लाइजोसोम, तो क्या इसमें कहीं पे भी जो है वो इस तरफ बैक्टीरिया में जो है वो कहीं पे भी हमें एक लाइजोसोम देखने को मिल रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमें ये लाइबोसोम इधर देखने को, लाइजोसोम इधर देखने को नहीं मिला। हमें गोल्गी बॉडी देखने को मिल रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर हम इधर देखें कि पेरिक्सोम देखने को मिल रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वहां पे अगर हम बात करें न्यूक्लियस, क्या हमें इधर कहीं पे न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मिस मूलतः अगर हम बात करें ना तो हमें जो है वो मैक्सिमम चीजें जो है वो यहां पे नहीं दिख रही हैं। और अगर सिर्फ हम फोटो को अगर हम डायग्राम को अगर हम कंपेयर करें तो इसके अंदर अगर हम यूनिसेलुलर के अंदर अगर हम डायग्राम को ही अगर हम देख के अगर कंपेयर करने की कोशिश करें, डायग्राम देख के अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये चीज पता चलती है ना, दोनों को देख के अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये जो है ना वो बड़ा विकसित सा लगता है, देख के लगता है क्या कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इस तरफ एनिमल सेल या प्लांट सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होगा, है ना, वही सेम चीज श्रम का विभाजन कर रही होंगी। लेकिन भाई यहां पे ना अगर हम देख रहे हैं तो कुछ कुछ डॉट से दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत उलझी चीजें दिख रही हैं, थोड़ा एक गोला सा दिख रहा है, तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो हमें ना ज्यादा कुछ चीजें जो है वो इस सेल के अंदर देखने को, बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने को नहीं मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये प्रिमिटिव टाइप का है, प्रोकैरियोट है। और वहीं पे अगर हम इधर देख रहे हैं तो इधर बहुत सारी विकसित चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या है? ये एक यूकैरियोट है। बस अभी हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अभी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्या कि हम इससे कुछ समझ सकें, ठीक है ना। बस ये बात हुई। तो इतना आपको समझ में आया क्या कि भाई क्या है? अब देखो, अब धीरे धीरे ना थोड़ा समझते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला कि भाई प्रोकैरियोट में ना, प्रोकैरियोट में जो है ना वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। यहां पे देखो, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पे मैंने आपको बोला कि प्रोकैरियोटिक में ना आरंभिक टाइप का जो है, आरंभिक टाइप का जो है वो क्या होता है? आरंभिक जो है वो न्यूक्लियस देखने को मिलता है, आरंभिक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। वहीं पे मैंने आपको बोला क्या कि भाई यूकैरियोट में ना ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ट्रू न्यूक्लियस, ओरिजिनल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब ये ट्रू न्यूक्लियस और ये फेक न्यूक्लियस अगर कह लें तो ये क्या है भाई, है ना। ये ट्रू न्यूक्लियस कह रहा हूं, एक तरफ प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह रहा हूं, बार बार बोले जा रहा हूं। क्या है ये चीज? इस चीज को समझते हैं। देखो सेल के अंदर ना, इसको मिटाते हैं। देखो सेल के अंदर ना क्या होता है, सेल के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती है। जैसे देखो अगर मान लो हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, या कि स्कूल जाते थे तो हमें बहुत सारी चीजें हैं, पेन है, पेंसिल है, पेन है, पेंसिल है, या फिर अगर हम शार्पनर कह लें, बुक्स कह लें, बहुत सारी तरीके की बुक्स होती हैं। तो हम कैसे लेके जाते थे? बताओ कैसे लेके जाते थे? हम क्या करते थे? हम जो है क्या ऐसे ही हाथ में उठा लेते थे, कुछ जेब में भर लेते थे? ऐसे नहीं करते थे। हम एक स्पेशल चीज का यूज करते थे। और वो स्पेशल चीज क्या होती थी? स्पेशल चीज होती थी बैग, है ना, स्कूल बैग। और उस स्कूल बैग में जो है वो उन सारे सामानों को भर लेते थे। मींस ऐसा करके अगर हमारे पास एक बैग है तो उस बैग में जो है वो सब कुछ डाल लिया, पेन डाल लिया, पेंसिल डाल दिया, है ना, बुक्स डाल लिए, ये सारी चीजें जो है वो हम भर के लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। लड़कियां भी अपने पर्स में ऐसे ही ब्यूटी पार्लर की सामानें लेके चलती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर चली जाती हैं, ठीक। अब देखो क्या कि अगर इसके अंदर जो है वो सारी चीजें चली गई तो ये बैग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये बैग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये बैग ना हो तो ये सारे सामान क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे ना। तो वैसे ही ये बैग, अब ये बैग ना एक तरीके का क्या है? मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है जो बिखरने से, ये झिल्ली, ये क्या है? ये एक झिल्ली है, ये एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है जो कि इन सामानों को बिखरने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। क्या कर रहा है? सामानों के बिखरने से रोक रहा है, ठीक। इतना बात समझ में आया? तो मेम्ब्रेन क्या करता है? एक मेम्ब्रेन जो है वो अंदर के सामानों को बाहर निकलने से जो है वो रोकता है। बस इतना सा समझ में आया। अब देखो ये मेम्ब्रेन ना, ये मेम्ब्रेन पुराने वाले यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलता था। सॉरी,
ये मेम्ब्रेन या ये झिल्ली जो है वो देखने को नहीं मिलती थी। क्या नहीं मिलती थी? न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता था। जो अगर मान लो ये न्यूक्लियस बना रहा हूं मैं, अगर मैं जब ये एक सेल बना रहा हूं और ये जो एक न्यूक्लियस बना रहा हूं, न्यूक्लियस के लिए ये एक मेम्ब्रेन ही तो बनाया है, एक मेम्ब्रेन, एक बक्सा ही तो बनाया है। क्या कि ये अलग है, इसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की चीजें हैं। वहां पे ना ये न्यूक्लियस ही देखने को नहीं मिलता था, ये ऐसे ही न्यूक्लियस की चीजें ऐसे बिखरी पड़ी होती थी। तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की झिल्ली जो है वो देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है ना? वहीं जब वो चीज यूकैरियोटिक हो जाएगी, ट्रू न्यूक्लियस हो जाएगी, तो वो क्या होगा? उसके पास जो है वो क्या होगा? धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन आ जाएगी। मतलब यहां पे मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। क्या होगा यहां पे? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? यहां पे मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो क्या? मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। समझ में आया आपको कि क्या है ट्रू और प्रो में? मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में फर्क क्या है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता है और न्यूक्लियस की सारी चीजें क्या हो जाती हैं? बिखर सी जाती हैं। ठीक है ना? और साथ ही साथ क्या है? उस सेल के पास और बहुत सारी चीजें नहीं भी हैं, है ना? लेकिन आधार हमने क्या बनाया है? आधार में हमने मूलतः आधार जो है वो न्यूक्लियस का ही बनाया, इसलिए मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं। और सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, कोशिका अंगक भी बहुत सारी चीजें नहीं होती, जो मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम नहीं है, पेरिक्सोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये सारी चीजें भी है। ठीक है, ये चीज मैंने बताया। और वही ट्रू न्यूक्लियस वाले में क्या है? यूकैरियोटिक में क्या है? यूकैरियोटिक में जो है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या देखने को मिलता है? मतलब न्यूक्लियस की सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आया? अब देखो, अब एक चीज और बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब हम एक चीज और बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, देखना, सबसे पहले किस तरीके से इवोल्यूशन, मैंने अभी पहले वाले में भी जो है वो क्या कहा था आपको, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में थोड़े से इवोल्यूशन की जो है वो बात की थी, वही इवोल्यूशन में यहां पे भी बात कर रहा हूं। देखो क्या होता है, सबसे पहले ना कुछ ऐसा सेल था, ये एक बैक्टीरियल सेल मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना? एक सेल था, एक यूनिसेलुलर सेल है। ये क्या कर रहा है ना कि इसके पास ना अभी यूं इसके पास कुछ न्यूक्लियस ही नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस की चीजें ना बिखरी पड़ी हैं। ऐसे मैं बात करूं तो इसके अंदर ना न्यूक्लियस की चीजें बिखरी पड़ी हैं। मींस इसके पास क्या है? इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी न्यूक्लियस की चीजें बिखरी हुई हैं। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन आएगा। अब धीरे धीरे क्या आएगा? इवोल्यूशन आएगा और ये न्यूक्लियस ना थोड़ा सा डेवलप होगा और इसकी चीज़ें जो है वो एक बक्से में पैक हो जाएंगी। इसकी न्यूक्लियस की चीज़ें जो है वो एक बक्से में पैक हो जाएंगी और वो बक्सा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगा, न्यूक्लियस की झिल्ली कहलाएगा। ठीक है ना? ये चीज़ समझ में आया? ये चीज़। लेकिन अब भी ये क्या है? अब भी ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? अब भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है ये। ठीक है, और फिर आगे आगे चल के इसके अंदर और विकसित होगा, ये और विकसित होगा। और ये क्या होगा? ये धीरे धीरे करके अपने आप को जो है वो अपना सेल डिवीजन करेगा और सेल डिवीजन में खुद को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा और सेम मल्टी सेलुलर वाली चीजें करेगा। क्या करेगा? एक सेल अपने आप को क्या करेगा? डिवाइड करेगा और टिश्यू बनाएगा, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। मींस यहां से क्या हो सकता है? यहां से जो है वो बहुत सारे जो है वो मल्टी सेलुलर जीव जो हैं वो जीवित हो जाएंगे। मींस क्या हुआ? ये भी एक यूनिसेलुलर ही है, ये भी एक यूनिसेलुलर जीव है, ये भी एक यूनिसेलुलर जीव ही है, लेकिन ये जो है वो एक बहुकोशिकीय जीव है। ये एक क्या हो रहा है ये? ठीक है, यहां पे अगर लिखते हैं, ये एक मल्टी सेलुलर जीव है, ये एक मल्टी सेलुलर जीव है। ठीक है ना? अब देखो, लेकिन इसमें फर्क क्या आया? इसमें अगर हम बात करें फर्क की, तो यहां पे ये वाला जो मल्टी यूनिसेलुलर था, ये जो है ये प्रोकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। वहीं अगर इस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करें तो वो ये एक यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है ना? तो यहां से हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि एक यूनिसेलुलर जीव भी जो है वो क्या हो सकता है? वो यूकैरियोटिक हो सकता है। यूनिसेलुलर हम ये तो समझ ही रहे हैं क्या कि यूनिसेलुलर जो है वो प्रोकैरियोटिक होगा, लेकिन कंफ्यूजन ये बनता है कि यूनिसेलुलर क्या यूकैरियोटिक हो सकता है? तो बिल्कुल यूकैरियोटिक हो सकता है। ठीक है ना? ये चीज यहां मैंने बताया आपको। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। अब इसको अच्छे से डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, अब देखते हैं। देखो, तो प्रोकैरियोट में मैंने आपको क्या बताया? प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बताया प्रो प्लस कैरियोट, है ना? तो यहां पे क्या हुआ? प्रो मतलब क्या हुआ? प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रो मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव, है ना? और ये कैरियोट मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो यहां पे हमें पता चल गया कि ये एक आरंभिक नाभिक होती है उसमें। ठीक है ना? आरंभिक नाभिक। और कैसे होता है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये इसके पास, ये देखो यहां पे मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं, एब्सेंट है इसके पास में। ठीक है ना? अब देखो, ये हमेशा एक क्या होगा? एक यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव होगा। मैंने बताया आपको, एक कोशिकीय जीव। जैसे क्या? बैक्टीरिया है भाई,
जैसे क्या है एग्जाम्पल में, बहुत सिंपल, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ये सारी चीजें। ठीक, अब ये चीज, अब देखो ये, अच्छा हाँ, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, है ना, सबसे पहला जीव जिसे हमने ढूंढा था, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, यहां पे लिख दे रहा हूं, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ये चीज कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हो गया। अब यहां पे मैंने आपको जो है वो एक चीज बताई, हाँ देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाली बात हो गई। अब देखो इसमें ना हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। अब समझना ये हिस्टोन क्या है, हिस्टोन क्या है, हिस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हम जब न्यूक्लियस में जाएंगे ना तो इसे और अच्छे से पढ़ेंगे कि हिस्टोन क्या है, बट यहां पे आप सिर्फ इतना समझो क्या कि ये डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, और ये क्या करता है ना, इसका काम जो है वो मेजर काम बस समझ लो क्या कि हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, ये डीएनए को ना, ये डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, ये डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, रिपेयर करता है, और साथ ही साथ इसका पैकेजिंग भी करता है। इसका क्या करता है, पैकेजिंग भी करता है। ये पैकेज करके ना इसे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना, जब ये सेल डिवाइड होगा ना तो एक सेल से दूसरे सेल में पैकेजिंग को ट्रांसफर करना, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में भी जो है वो डीएनए को भेजना राइबोसोम के थ्रू, ये सारी काम करता है। आगे हम देखेंगे इस चीज को, ठीक है। बस आप इतना समझो क्या कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है, डीएनए से एसोसिएटेड है, डीएनए की रक्षा करेगा, है ना, डीएनए को ग्रोथ के लिए, डीएनए की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से, ठीक है ना। बस ये चीज जो है वो आप समझ लो अभी, ठीक। अब देखो इसमें जो है ना ये चीज याद करो क्योंकि अभी हमने साइटोप्लाज्म ढंग से नहीं पढ़ा ना, तो इस वजह से यहां पे ना रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू। अब साइटोप्लाज्म क्या था, एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या था। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है ना, सेल। अब यहां पर जो है वो क्या है, सेल को, अब सेल में भी एक पैकेट बना हुआ है, ये भी मैंने एक पैकेट बनाया ना, यहाँ पे ये एक पैकेट बनाया, बैग बनाया, ये बैग जो है वो क्या होगा, ये जो है वो सेल का मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, ये सेल का मेम्ब्रेन होगा, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आज ही पढ़ेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब अगर अंदर न्यूक्लियस अगर इस तरीके से है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, अगर कुछ नहीं है तो सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर जो है वो क्या होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है ऐसे, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, इस सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और अगर इसके अंदर कुछ है, जैसे इसको हटा देते हैं, यहां पे अगर है तो ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को सेल से अलग करने वाला क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यही चीज तो होता है ना जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं है, ठीक, ये चीज है। अब ये जो अंदर जो है ना, ये लिक्विड इसी में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक, डन, बात खत्म, यही है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन जो श्वसन होता है, श्वसन क्रिया होती है सेल की, वो कैसे होता है, वो यहाँ पे किसके थ्रू होता है, ये साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है, डन, बात खत्म। अब देखो इसमें ऑर्गेनेल्स, अभी हमने देखा था लाइसोसोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये सारी चीज नहीं है, तो ऑर्गेनेल्स इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जैसे गोल्गी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम नहीं होता है, इसमें नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करें राइबोसोम की। अब देखो मैंने सबसे पहले लेक्चर में कहा था कि अगर कोई चीज जीवित है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा होगा, जिसमें मैंने आपको वायरस का एग्जांपल एक्सेप्शन में दिया था, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो प्रोटीन का सिंथेसिस, अगर कोई चीज जो है वो लिविंग है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। और अगर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमारे सेल में क्या होता है, हमारे सेल में राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम होगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये चीज ना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि पेपर में ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, और हमने अभी क्या पढ़ा क्या कि सेल ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है। तो हमें लगता है क्या कि राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है, तो वो भी नहीं होता होगा, लेकिन सेल ऑर्गेनेल में राइबोसोम जो है वो होता है, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल होगा जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बता दिया था आपको, तो वो चीज जो है। और यहाँ पे 70S टाइप का होता है, अभी बस आप 70S समझो, आगे कर चल के समझेंगे, बट यहां पे क्या 70S टाइप का होता है, ये पेपर में नहीं आएगा वैसे 70S, है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो राइबोसोम होता है, ठीक है ना, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है, होता है, ये चीज याद रखना। और बाकी क्या, डीएनए ना सर्कुलर टाइप का होता है, गोल होता है। देखो यहाँ पे डीएनए ना ये रहा, यहाँ पे ये, और यही होता है प्लाज्मिड डीएनए, ये मेजर काम करता है, यही मेजर जो है वो डीएनए का ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरे सेल में। मैंने बोला ना कि ये टूटते हैं अपने डॉटर सेल में, तो डॉटर सेल में जब टूटेंगे ना तो एक सेल में दूसरे सेल में वो डीएनए कैसे ट्रांसफर करेगा, यही प्लाज्मिड डीएनए, ये प्लाज्मिड डीएनए पेपर में आता है, प्लाज्मिड डीएनए। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में डीएनए का ट्रांसफर कहां से होगा, प्लाज्मिड डीएनए से होगा, ठीक है ना। और ये कैसा दिखा आपको, गोल दिखा ना, सर्कुलर दिखा, तो यहां पे ये चीज जो है वो सर्कुलर होगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक को। यूकैरियोट मतलब क्या, यू मतलब ट्रू, देखो इसको थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, देखो, है ना। तो देखो यूकैरियोट मतलब में यू का मतलब क्या, यू मतलब हो गया क्या, यू मतलब हुआ ट्रू,
ठीक है ना। और कैरियोट मतलब क्या, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे क्या ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। और कैसे होगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सारी न्यूक्लियस का जो है वो माल मसाला पैक होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस की सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस हो गया ना, एग्जिस्टेंस में आ गया, ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो अभी मैंने तुम्हें बताया क्या कि भाई ये यूनिसेलुलर में भी हो सकता है और ये मल्टीसेलुलर में भी है, ठीक है ना। तो मतलब यूकैरियोटिक जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था ना, ये वाला एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको, जैसे क्या कि भाई यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर चीज है, सबसे पहले यूनिसेलुलर रहा होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहा हो, ठीक है ना। उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने बोल दिया क्या कि भाई ये तो प्रोकैरियोटिक है। उसके अंदर धीरे धीरे इवोल्यूशन आया और उसके अंदर एक न्यूक्लियस आ गया, ठीक है ना। तो हमने उसे क्या बोल दिया, यूकैरियोटिक बोल दिया। और धीरे धीरे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेसिटी आई क्या कि वो क्या हो गया, वो अपने आप में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए उसने क्या किया, अपने सेल से टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना दिया। तो उसे हमने क्या बोला, मल्टीसेलुलर बोला। तो यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो यहां पे क्या होगा, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल कौन कौन सा, क्योंकि पेपर में तो पूछ सकते हैं ना, यूनिसेलुलर में एग्जांपल कौन कौन सा, तो अमीबा हो सकता है, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, और युग्लिना हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और अगर मल्टीसेलुलर में तो भाई हम खुद ही को देख रहे हैं, तो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब देखो अभी हमने हिस्टोन प्रोटीन की बात की थी। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियस जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इस चीज़ को, बट अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि डीएनए में क्या पढ़ा, डीएनए के साथ जो है वो एक प्रोटीन जुड़ा हुआ है जो कि क्या कर रहा था, जो कि ये सारे काम कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, रिपेयर कर रहा था और पैकेजिंग कर रहा था, किसका, डीएनए का। तो ये सारे काम करने के लिए अब तो वो सारी चीज़ें हैं ना, तो हिस्टोन तो डेवलप कर गया, तो इसके पास हिस्टोन प्रोटीन भी आ गया, ये चीज़ है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे जो है वो श्वसन तंत्र इसका कौन सा है, इसका श्वसन तंत्र जो है ये तो हम पढ़ेंगे ऐसे आगे, क्योंकि इसका जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बट इसमें क्या था, इसमें जो है वो इसका श्वसन तंत्र क्या था, इसका श्वसन तंत्र क्या था, इसका जो था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, साइटोप्लाज्म था। वहीं इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज़ याद रखने की चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसमें ऑर्गेनेल्स भी होंगे, कोशिका अंगक भी हैं इसके अंदर, ठीक है, अभी हमने देखा ही था। अब देखो इसमें भी राइबोसोम, क्योंकि भाई जीवित है तो राइबोसोम होगा, ये चीज याद ही कर लो, ठीक है ना। तो राइबोसोम है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, लेकिन इसमें ना एटीएस टाइप का होता है। अगर पेपर में बाई चांस पूछ ले, तो अब देखो प्रो मतलब पुराना, प्रो मतलब क्या था, पुराना, और नया वाला है। तो देखो एक था प्रो और एक था यू, यही तो याद किया ना, एक प्रो और एक यू, प्रो से यू पे है, तो प्रो वाले में 70s और लास्ट वाले में 80s। तो ये बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, पुराने में पहला वाला, बाद वाले में नए वाले में बाद वाला 80s। तो इस तरीके से पेपर में अगर आया तो कर देना, मुझे नहीं लगता है कि आएगा, बट मैंने लिख दिया है क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ सकते ना क्या कि हमें ना आए इस चीज़ की, ठीक है। अब देखो इसमें डीएनए ना लीनियर टाइप का होता है, ये चीज़ ना मैं आपको न्यूक्लियस में आज ही बताऊंगा क्योंकि ये लीनियर कैसा दिखता है, ठीक है ना। तो लीनियर वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ लीनियर है, वहीं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है वो सर्कल था, गोलाकार था, और किस में दिख रहा था, प्लाज्मिड डीएनए में, ठीक है ना। और यहाँ तो न्यूक्लियस के अंदर ही दिखेगा, ठीक है, बात खत्म। न्यूक्लियस के अंदर भी दिखेगा और एक जगह और बाहर दिखेगा, वो चीज़ हम अपने थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो आपको समझ में आया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, समझ में आया। तो यहाँ पे जो है वो हमने सारी बातें कर ली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, ठीक है। अब देखो अब ना एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्या कि एक बार हम इस चीज़ को समराइज कर लें। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सेल को जो है, सेल को हम दो आधार पे बांटते हैं, सेल को जो है वो हम दो आधार पे बांटते हैं। और पहला आधार क्या था, पहला आधार था नंबर ऑफ सेल्स का, नंबर ऑफ सेल्स का मतलब संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पे। और संख्या के आधार पे हमने इस तरीके से बांटा उस चीज़ को क्या कि भाई एक बार अगर एक संख्या होगी या फिर एक बार एक से ज़्यादा संख्याओं में कोशिकाएं होंगी। अगर एक है तो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर, है ना, एक कोशिकीय। और अगर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होंगी, एक से ज़्यादा, तो उसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। अब देखो अगर यूनिसेलुलर होंगी, अब यूनिसेलुलर अगर होंगी तो एक सेल से बनी होंगी, मीन्स यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ पर जो है वो हमें सेल से टिश्यू होता हुआ वो चीज़
नहीं दिखेगा, कोशिका जो है वो सेल से टिश्यू नहीं बनेगा, ये खुद के जीवन जो है वो सेल से डॉटर सेल बनेगी और ये अपना एक इंडिविजुअल लाइफ कैरी कर रहा होगा और एक अपना इंडिविजुअल लाइफ कैरी कर रहा होगा, बस इतना सा, कोई जुड़ाव नहीं, ठीक है, ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो है वो हमने देखा क्या कि भाई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, उसके जीवन को, उसके लाइफ को कैरी करने के लिए, उसके जीवन को चलाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, कोशिका अंगक होती हैं, और कोशिका अंगक के कारण ये सब जो है वो अलग अलग क्रियाएं कर रही होती हैं सेल को जीवित रखने के लिए। जैसे क्या कि कोई रेस्पिरेशन कर रहा होता है, कोई डाइजेशन कर रहा होता है, कोई जो है वो रिप्रोडक्शन में काम कर रहा होता है, इस तरीके से। और इस तरीके से जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू, क्या कि सेल के अंदर भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम का विभाजन देखने को मिलता है, श्रम का विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक, अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा, क्योंकि यहाँ पे सेल का डिवीजन देखने को हमें मिलता है, और कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में। सेल डिवीजन देखने को मिलता है, मीन्स यहाँ से जो है वो हमने देखा क्या कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से, ठीक है ना। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो हमारे जीवन में किस तरीके से काम आते हैं वो चीज़ भी देखा, क्या कि कोई जो है वो डाइजेशन में काम कर रहा था, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम में काम कर रहा था, कोई जो है वो हमारे क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम कर रहा था, उत्सर्जन में काम कर रहा था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और इस तरीके से हमने देखा क्या कि मल्टी सेलुलर बॉडी में बहुकोशिकीय बॉडी में जो है वो हमने क्या देखा, क्या कि इसके अंदर भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है ना। ये बात हमने की, ये बात की। उसके बाद हमने बात की संगठन के आधार पे, हमने क्या कहा, हमने संगठन की बात की, हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, है ना। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ था, ये ऑर्गेनाइजेशन सेल के अंदर था, ये ऑर्गेनाइजेशन सेल के अंदर था, ठीक है ना, इनसाइड द सेल था, सेल के अंदर था ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब देखो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सेल के अंदर हुआ तो ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था, हमने देखा क्या कि ये सेल के अंदर हमने ज़्यादा करके न्यूक्लियस के ऊपर फोकस किया था, न्यूक्लियस के ऊपर फोकस किया था, और हमने इन्हें दो कैटेगरी में बांटा था, एक था प्रोकैरियोट और एक को बोला था यूकैरियोट। क्या बोला था, एक को यूकैरियोट बोला था। ठीक, अब प्रोकैरियोट में मैंने आपको बोला क्या कि इसमें जो है वो आरंभिक नाभिक होता था, आरंभिक न्यूक्लियस देखने को मिलता था, ठीक है ना। वहीं यूकैरियोट में मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पे जो है वो क्या होता था, ये जो है वो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता था, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता था। अब ये आरंभिक न्यूक्लियस कैसा है, आरंभिक न्यूक्लियस कैसे देखने को मिला, आरंभिक न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से हमें देखने को मिला। देखिए यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से डिफरेंस हो जाए, है ना। तो ये क्या है, कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की झिल्ली जो है वो मौजूद नहीं थी। वहीं यहाँ पर जो क्या था, यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो यहाँ पे मौजूद था, ये चीज़, ठीक है। अब अगर इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस की सारी चीज़ें होंगी और उसमें नहीं होंगी। अब देखो ये जो है वो हमेशा यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि इवोल्यूशन के साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो है वो यूकैरियोटिक हो गए और धीरे धीरे मल्टी सेलुलर हो गए। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या कि इसके अंदर कोशिका अंगक है ना, कोशिका अंगक है ना, कोशिका अंगक या ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद थे, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद थे। यहाँ पे रेस्पिरेशन का काम, यहाँ पे श्वसन का काम जो है वो कौन कर रहा था, साइटोप्लाज्म कर रहा था। वहीं यहाँ पे जो है वो रेस्पिरेशन का काम कौन कर रहा था, यहाँ पे रेस्पिरेशन का काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा था, यहाँ पे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा था। क्या यहाँ पे राइबोसोम था, क्या यहाँ पे राइबोसोम था, बिल्कुल था, राइबोसोम बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर कोई चीज जीवित है तो उसके पास राइबोसोम होगा प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है वो राइबोसोम होगा। और कैसा था, 70S टाइप का था। और यहाँ पर जो है वो राइबोसोम क्या था, बिल्कुल यहाँ तो होगा ही ना, यहाँ तो मल्टी सेलुलर ही हो गए, बड़ी चीज़ हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 80S टाइप का होगा, ठीक है ना, ये चीज़ पढ़ी। यहाँ पे DNA जो है, यहाँ पे हमने देखा क्या कि यहाँ पे DNA जो था
देखो यहाँ पे डीएनए कैसा था, यहाँ पे डीएनए सर्कुलर टाइप का था, सर्कुलर था, प्लाज्मिड के अंदर था। वहीं यहाँ पे डीएनए कैसा था, यहाँ पे डीएनए जो था ना वो लीनियर टाइप का था, यहाँ पे लीनियर टाइप का था। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी और इसीलिए मैंने समराइज़ किया, क्योंकि घौच पौच ना हो जाए, मतलब दिक्कत हो जाती है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या है इस चीज़ में, है ना। होपफुली आपको अब तक बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई है, जो भी हमने अभी तक जो है वो यहाँ पे देखा है इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हमने किस तरीके से टाइप्स ऑफ सेल को डिवाइड किया है ना, किस आधार पर किया और किस किस तरीके से किया, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। आगे हम जो है ना वो लेक्चर के लास्ट में, आज के नहीं सबसे लास्ट में सेल के, हम ना एनिमल और प्लांट सेल को भी डिफरेंशिएट करके इसी तरीके से पढ़ेंगे क्या कि क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तब तक हम जो है वो बाकी सारे सेल के फंक्शंस को समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम कोशिका की विशेषताओं को समझते हैं। देखिए इसमें हम एक एक करके कोशिका की विशेषताओं को समझेंगे और वो कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहले हम कोशिका के आकार यानी शेप को समझेंगे, फिर उसके साइज को समझेंगे और फिर सेल के स्ट्रक्चर को हमने कैसे समझा वो चीज जो है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या, सेल के शेप को। अब देखते हैं सेल का शेप कैसा कैसा होता है, ठीक है, वो देखने में कैसा कैसा होता है। देखिए तो सबसे पहले जो है वो स्फेरिकल यानी गोलाकार भी हो सकता है, मींस यूं गोला, ठीक है। अब दूसरा कैसा, ये इलोंगेटेड मींस लंबा भी हो सकता है, यूं लंबा भी हो सकता है ना। और वो कौन सा सेल है जो लंबा होता है, नर्व सेल होता है लंबा। उसके बाद क्या, ब्रांच हो सकता है, ब्रांच मींस ऐसे कुछ यहां पर इस तरीके से कुछ ब्रांचेस निकले हुए हों, है ना। और वो कौन सा होता है, पिगमेंटेड सेल। देखो ये सारी चीजों का जो है ना वो हमने अलग से एक डायग्राम रखा हुआ है, अभी आप इस चीज को समझो। देखो ये पिगमेंटेड जो होते हैं ना, ये पिगमेंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज समझते हैं जरा सा। पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेलानिन। और ये क्या करता है, ये जो है वो हमारे कलर के लिए जिम्मेदार होता है। किस चीज के लिए, कलर के लिए, है ना। और वो कलर किस किस चीज का होता है, हमारे आंखों का कलर हो सकता है, वो हमारे हेयर का कलर हो सकता है और हमारे स्किन का कलर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पिगमेंट जो है वो कौन सा होगा, ये मेलानिन होगा। और मेलानिन जो है वो हमारे आंखों के कलर के लिए है, हमारे स्किन के कलर के लिए है, साथ ही साथ जो है वो हमारे हेयर के कलर के लिए है। अब देखिए टैबलेट या डिस्कॉइडल टाइप का भी होगा। टैबलेट आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये थोड़ा सा टैबलेट टाइप का होता है, अंदर से थोड़ा सा ये दबा सा होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, ये आरबीसी होगा। ये कौन सा होगा, आरबीसी होगा, हमारे ब्लड में आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल यानी बेलन शेप का, बेलन शेप का कौन सा होगा, मसल सेल्स होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके डायग्राम को समझते हैं। देखिए ये देखो, ये जो है वो हमारा नर्व सेल है। कौन सा, ये हमारा नर्व सेल है, नर्व सेल है, ठीक है ना। ये कैसा है, ये इलोंगेटेड टाइप का है। देखो मैंने बताया ना आपको क्या कि ये नर्व सेल जो है वो कैसा है, इलोंगेटेड है। और आपको दिख रहा है क्या कि ये कैसा है, ये लंबा सा है ना, ये लंबा सा है, ठीक है ना, ये लंबा सा है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कि पिगमेंटेड सेल होते हैं, ब्रांच सेल होते हैं। तो वो कौन सा होता है, वहां पे मेलानिन होता है, वो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे स्किन के, आंख के या फिर हमारे जो है वो हेयर के कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं ना, किसी भी तरह के कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। तो वो देखो वो ये हैं, ये वाले सेल्स पिगमेंटेड, ठीक है ना, ये पिगमेंटेड, ठीक है ना। और देखो ये रहा वो मेलानिन, है ना, ये मेलानिन जो कि हमारे कलर के लिए जिम्मेदार होता है। वो कलर कौन से हैं, आई का कलर, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है क्या कि आंखों के कलर के लिए कौन सा चीज जो है वो जिम्मेदार है, तो वो क्या है, वो मेलानिन है, हमारे हेयर का कलर या फिर स्किन का कलर, ठीक है ना। तो ये हो गया, है ना, हेयर कलर या फिर स्किन का कलर, ठीक है, ये चीज। उसके बाद देखो हमने देखा क्या कि भाई डिस्कॉइडल या टैबलेट शेप का कौन सा होता है, हमने जाना आरबीसी होता है। ये रहा आरबीसी, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो ये आरबीसी है। अब देखो ये आरबीसी ना, अभी हम आज ही के लेक्चर में ये चीज समझ लेंगे, है ना, कि आरबीसी के पास ना न्यूक्लियस नहीं होता है। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि आरबीसी के पास क्या नहीं होता है, आरबीसी के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो मैंने बताया क्या कि स्पिंडल शेप का होता है, कौन सा, बेलन के शेप का, है ना। ये कौन सा है, ये हमारा मसल सेल्स है। हमारे मसल्स जो हैं उसके सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का है, ठीक। चलो तो सेल का शेप समझ में आ गया, अब सेल के साइज को समझते हैं। अब देखिए सेल का साइज जो होता है ना वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर तक रेंज करता है। ये इसका क्या है, ये इसका रेंज है,
ठीक है ना। अब इसके बीच में जो है वो सेल हो सकता है। अब सोचो 0.2 माइक्रोमीटर का होगा तो क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर 18 सेंटीमीटर का होगा तब तो देख ही सकते हैं ना। तो कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो हम देख ही नहीं पाएंगे और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसे हम देख सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का अंडा है, जिसे हम शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं, ठीक है ना। तो शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा सा, ठीक है ना। तो ये क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल। इसका डायमीटर समथिंग अराउंड 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक। अब देखो लॉन्गेस्ट सेल की बात अगर हम करें, लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट मींस लंबा सेल जो है वो कौन सा है? तो लंबा सेल कौन सा है? लंबा सेल है नर्व सेल। ये रहा नर्व सेल, ये रहा नर्व सेल। तो नर्व सेल जो है वो क्या है? नर्व सेल सबसे लंबा सेल है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, सबसे छोटे सेल की, तो सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये एक सूक्ष्मजीवी जीव है, ये है ना, बहुत छोटा सा है ना, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है ये। तो ये कौन सा है और इसकी साइज कौन सा है? कितना है साइज? 0.1 माइक्रोमीटर से इसका साइज है, ठीक। तो माइकोप्लाज्मा। अगर ये चीज पूछता है तो देखो ये इन जनरल है। ये कौन सा है? ये इन जनरल है। लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन कभी कभी पेपर में इस तरीके से घुमा के देते हैं कि बॉडी के अंदर सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो वो चीज क्या है? अब देखो ह्यूमंस के अंदर अगर हम सेल के साइज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा पहले किया हुआ है। तो सबसे छोटा सेल अगर हम बात करें तो कौन सा है? स्पर्म सेल है ना। कौन सा सेल है? शुक्राणु, है ना। स्पर्म सेल्स सबसे छोटा सेल, ठीक है ना। वहीं हम अगर सबसे लार्जेस्ट की बात करें, सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो ओव्यूम सेल। ओव्यूम सेल है। ओव्यूम सेल मतलब क्या? अंडाणु, है ना, अंडाणु, ठीक, ये चीज है। और अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट की, सबसे लंबे की, तो सबसे लंबा जो है वो इन जनरल भी नर्व सेल है और सबसे लंबा वैसे अगर बॉडी के अंदर बात करें तो भी नर्व सेल है, जो कि तकरीबन 1 मीटर के आसपास का होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा हाँ, ये बात भी मैं आपको बता दूं क्या कि नर्व सेल जो है वो रीजनरेट कर सकता है अपने आप को, लेकिन वापस से जो है वो दूसरे नर्व सेल्स नहीं बन सकते हैं। मींस जितने नर्व सेल बॉडी के अंदर हैं उसके अलावा जो है वो मल्टीप्लाई होकर और ज्यादा नहीं बन सकते हैं ये चीज, ठीक है। अब देखो ये चीज देखते हैं। ये रहा अपना ऑस्ट्रिच का अंडा, ये है ऑस्ट्रिच का अंडा, है ना। और ये चीज जो है वो क्या है? ये जो है वो इन जनरल की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा है। क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। देख रहे हैं? देखो ये जो है वो अपना नर्व सेल है ना, ये अपना नर्व सेल है। और नर्व सेल के बारे में हमने क्या जाना? क्या कि भाई ये लॉन्गेस्ट सेल है। ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट सेल है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अगर इस तरीके से बात करें, अगर जनरल में बात करें फिर भी, तो पेपर में जो है वो अगर लॉन्गेस्ट सेल करके अगर पूछता है तो हम क्या करेंगे? हम नर्व सेल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की क्या कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो हमने बात की माइकोप्लाज्मा की। ये देखिए ये है माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, ये माइकोप्लाज्मा है। अब हमने बात की बॉडी के अंदर की बात। अब बॉडी में हमने सबसे छोटे सेल की बात की, कोशिका की बात की। तो हमने क्या कहा? हमने जो है वो इसे स्मॉलेस्ट कहा, स्मॉलेस्ट सेल कहा बॉडी में, है ना। ह्यूमन के अंदर हमने सबसे छोटा किसको कहा? स्पर्म सेल को कहा, है ना, स्पर्म सेल को कहा, जो कि है शुक्राणु, ठीक है ना। और सबसे लार्जेस्ट किसको कहा? सबसे लार्जेस्ट किसको कहा? लार्जेस्ट किसको कहा? ह्यूमन के अंदर किसको लार्जेस्ट कहा? ये है ओव्यूम सेल, ये है ओव्यूम सेल, ठीक है ना, ये ओव्यूम सेल है, ठीक है ना। तो ये चीज, और ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है इस तरीके से ना, ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस है और ये पूछते हैं। और पता है ये जो है ना, मतलब अगर आप इन जनरल की बात करते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करते हैं तो इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए मैंने दोनों अलग अलग करके आपको बताया कि आपको अच्छे से ये चीज याद हो जाए। और बाइफरकेशन जब होता है ना, डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस तरीके से बड़े आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या कि भाई सेल का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने किस तरीके से आया, ठीक है। अब देखो 2 तरीके के माइक्रोस्कोप थे। हमने सबसे पहले लेक्चर में ही बात किया क्या कि सेल को हमने कैसे ऑब्जर्व किया था। तो हमें ये चीज याद है क्या कि सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए हमें जरूरत थी किस चीज की? हमें जरूरत थी माइक्रोस्कोप की,
ठीक है ना। और हमने धीरे धीरे जब टाइमलाइन ऑफ डिस्कवरी पढ़ा था लास्ट लेक्चर का, अपने पहले लेक्चर का जो है वो सबसे लास्ट स्लाइड पे जब हम आए थे तो हमने पढ़ा था कि भाई माइक्रोस्कोप जो है वो किस तरीके से माइक्रोस्कोप जो है वो क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। और धीरे धीरे माइक्रोस्कोप जब इवॉल्व हुआ था तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना था, जिससे हमने क्या देखा था, कोशिका अंगकों को देखा था। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या था, हमारे लिए जब रॉबर्ट हुक ने देखा था, लिवन हुक ने देखा था डेड सेल और लिविंग सेल्स को, तो उनके लिए सबसे पहले क्या था, उनके लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या था, सबसे बेसिक यूनिट ऐसा कुछ सेल था। उन्होंने जो है वो ऐसा कुछ अगर सेल देख लिया तो उनके लिए यही था कि भाई बॉडी ना सेल से मिलकर बना है, बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे जो है वो माइक्रोस्कोप इवॉल्व होने लगा, माइक्रोस्कोप जब इवॉल्व हुआ तो उनको क्या पता चलने लगा, उनको ये चीज पता चला कि नहीं यार, ये सेल के अंदर भी ना कुछ कुछ है ना। और वो क्या है, वो कोशिका अंगक है, वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, राइबोसोम, लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें हैं, इसके अंदर भी है, न्यूक्लियस भी होता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। बहरहाल न्यूक्लियस के बारे में पहले से पता था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता चली। तो देखो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू ना, सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो है वो हमने क्या किया था, स्टडी ऑफ सेल किया था, स्टडी ऑफ सेल किया था, सेल को समझा था, जिसे हम स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है ना, साइटोलॉजी। और अगर हम बात करते हैं क्या कि धीरे धीरे जब माइक्रोस्कोप में इवोल्यूशन आया, जब वो एडवांस्ड होने लगा, तो उसमें क्या मिला हमें, उसके थ्रू जो है वो हमने सेल के अंदर ही झांक लिया। क्या किया, सेल के अंदर झांका और हमें ये पता चला कि सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कोशिका के अंदर होते हैं, है ना, कोशिका के अंदर होते हैं, है ना। कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इन सब चीजों की पढ़ाई की, ठीक है ना, और ये सब चीज हम जानने लगे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम इन्हीं कोशिका अंगकों को समझेंगे, ठीक है। चलते हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर। चलिए तो अब हम सेल कंपोनेंट्स को समझते हैं। देखिए, पर सेल कंपोनेंट्स को समझने से पहले ना हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर हमने सेल कंपोनेंट्स को समझा कैसे, हमने उन्हें पढ़ा कैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, हमने ना सबसे पहले ये बात की, अभी इससे ठीक पहले वाले स्लाइड में हमने ये बात की कि भाई सेल को पढ़ने के लिए और सेल के ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिका अंगकों को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने माइक्रोस्कोप का सहारा लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने माइक्रोस्कोप का सहारा लिया, ठीक है ना। और माइक्रोस्कोप जो थे वो दो तरीके के थे, एक थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे हमने सेल्स को समझा, है ना, सेल्स को समझा, ठीक। और उसके बाद था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे हमने ये समझा कि सेल के अंदर भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना। आपको होपफुली याद होगा क्योंकि ये बहुत ही हिट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। क्या है, कौन थे, रस्का एंड नॉल, ठीक है ना, ये याद रखना आप, ठीक। अब देखो, तो ये चीज हमने पढ़ा, लेकिन अब सवाल ये है कि भाई सेल ऑर्गेनेल्स, चलो सेल को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स थे, देखो कुछ ऐसे, है ना, यूं था अपना सेल, ये इसके अंदर का केंद्रक है। अब समझना जरा सा कि भाई इसके अंदर जो है वो कुछ इस तरीके के कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ यूं ऑर्गेनेल्स हैं। अब ये सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, है ना, ये ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल है, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है। मींस जैसे अभी देखो, अभी हमने एक बात पढ़ी थी, क्या बात पढ़ी थी, क्या कि भाई प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक जो थे, प्रोकैरियोटिक जीव जो थे वो क्या करते थे, उनमें श्वसन क्रिया कैसे होती थी, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता था। हमने जाना क्या कि वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता था, कोशिका द्रव्य के थ्रू होता था, ठीक है। वहीं हमने जाना क्या कि भाई यूकैरियोटिक में जो है वो श्वसन क्रिया जो थी वो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, यानी सूत्र कणिका के थ्रू होती थी, ठीक है ना। हमने ये बात जानी थी, लेकिन हमें ये बात पता चली कैसे, हमें ये बात पता चली कैसे क्या कि भाई यूकैरियोटिक में ये काम माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका कर रही है। कैसे पता चला ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट ना। तो देखो हमने क्या किया ना, हमने एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को अलग अलग कर लिया, सेल्स में सारे सेल ऑर्गेनेल्स को अलग कर लिया, और उसके बाद उनकी अलग अलग स्टडी की, ठीक है ना। और जब अलग अलग स्टडी किया तो हमें ये पता चला क्या कि भाई हाँ, ये वाला जो है वो कुछ अलग काम कर रहा है, ये वाला जो है वो पाचन क्रिया कर रहा है, ये जो है वो डाइजेशन का काम कर रहा है, ये सारी चीजें पता चली, है ना। बट अभी इंपॉर्टेंट ये है क्या कि आखिर जो है वो हमने अलग किया कैसे, और उस अलग करने वाली क्रिया को कहते क्या है, ठीक है ना। तो अलग करने वाली क्रिया को कहते हैं हम सेल फ्रैक्शनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है वो, सेल ऑर्गेनेल्स को देखो,
सेल ऑर्गेनेल्स को अलग करना, है ना, अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। टू सेपरेट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल, है ना। हमने क्या किया? हमने कोशिका अंगकों को अलग किया, है ना। और अलग कैसे किया? हमने जो है वो सेल फ्रैक्शनेशन मेथड यूज किया। हम क्या करते हैं क्या कि भाई ये टेस्ट ट्यूब में उसे बहुत जोर जोर से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, है ना, सेंट्रीफ्यूज करते हैं और इस तरीके से अलग हो जाता है। बहरहाल ये प्रोसेस जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। पेपर में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आना है कि सेल ऑर्गेनेल्स को अलग करने का तरीका क्या होता है और वो चीज क्या होगा? वो होता है सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक है ना। ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक। तो सेल ऑर्गेनेल्स को हमने अलग किया सेल फ्रैक्शनेशन के थ्रू, और उसके बाद हमने क्या समझा? हमने जो है वो उनके कामों को समझा, ठीक। चलिए अब आगे। अब जो है वो हम सेल कंपोनेंट्स की बात करते हैं क्या कि आखिर ये सेल कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं और किस किस चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो सेल कंपोनेंट्स में सबसे पहले जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, मींस कोशिका झिल्ली आएगी, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली आएगी और इसी में साथ ही हम पढ़ लेंगे सेल वॉल को, है ना, सेल वॉल को भी पढ़ लेंगे, साथ ही साथ हम इसमें पढ़ लेंगे। देखो ये धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि सेल वॉल ना ऑप्शनल होता है। क्या होता है? ऑप्शनल है ये, है ना, ये ऑप्शनल है। कैसे ऑप्शनल है वो चीज पता चलेगा क्योंकि ये जो है ये प्लांट में होता है, प्लांट की कोशिकाओं में होता है, लेकिन एनिमल की कोशिकाओं में क्या होता है? एनिमल की कोशिकाओं में नहीं होता है। ये चीज हम देखेंगे आगे, है ना, आज पढ़ेंगे ये चीज। तो ये ऑप्शनल है, इसीलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही इसको पढ़ लेंगे। अब देखो उसके बाद फिर हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, और उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या? कोशिका द्रव्य को समझेंगे, कोशिका द्रव्य को समझेंगे, ठीक है ना, ये चीज समझेंगे, ठीक है। अब देखो कोशिका द्रव्य ना दो होता है, कोशिका द्रव्य में दो चीजें आती हैं, है ना। एक होगा आपका साइटोसोल, है ना, एक होगा आपका साइटोसोल और दूसरा होगा इसके कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। ये चीज देख लो। साइटोसोल क्या होता है? आपको हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाए, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। देखो ये है अपना एक सेल, ये है अपना सेल। अब देखो ये तो है सेल सॉरी, ये जो है वो अपना सेल है और इसके अंदर ये जो है वो क्या है? ये है साइटोप्लाज्म, ये है कोशिका द्रव्य, ठीक है ना, ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या देखने को मिला भाई? इसके अंदर ना क्या होता है क्या कि देखो ये कुछ ऑर्गेनेल्स है, कोशिका अंगक है, ये ऐसे कुछ, है ना, ये ऐसे कुछ बिखरे से, है ना। तो इस तरीके से ये कोशिका अंगक होते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ इसके अंदर क्या फ्लूइड भरा होता है, द्रव्य भरा हुआ होता है, और उसमें थोड़े थोड़े प्रोटीन्स भी इधर उधर फैले से होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होता है। अब देखो तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले इसके अंदर एक द्रव्य पदार्थ होगा, फ्लूइड मटेरियल होगा, उसमें क्या मिला होगा? उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें प्रोटीन होगा, और साथ ही साथ जो है प्रोटीन, फैट्स, सब कुछ होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स होगा। दूसरा क्या? कोशिका अंगक होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। अब यही द्रव्य पदार्थ प्लस प्रोटीन, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं साइटोसोल। इन्हें हम क्या कहते हैं? साथी में, है ना, क्या कहते हैं? साइटोसोल। ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब देखो बहरहाल हम लोग ये चीज आगे पढ़ेंगे, है ना, तो ये घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अब जो है वो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पे आते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं उसको। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली का डायग्राम। बट डायग्राम को समझने से पहले ना मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखो क्या, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूं कि देखो यार, फैट ना, जब भी मैं फैट बोलूं तो फैट का सिनोनिम क्या है? फैट का सिनोनिम क्या है? फैट का मीनिंग क्या है? फैट मतलब लिपिड, है ना, फैट मतलब लिपिड और लिपिड मतलब फैट, ठीक है ना। तो मैं जब भी अगर फैट बोलूं तो आप लिपिड समझोगे, या लिपिड बोलूं तो फैट समझोगे, ठीक है ना। तो जब भी कहीं लिपिड लिखा हुआ ना तो उसे आप क्या समझोगे? उसे आप फैट समझोगे, और कहीं अगर फैट लिखा हुआ है तो आप उसे लिपिड समझोगे। दैट्स इट, इतना समझना है बस, ठीक। अब चलो, अब हम डायग्राम को ना थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं? देखें जरा सा। देखो भाई, अगर मैं डायग्राम को देखूं तो यहां पे मुझे क्या दिखता है? ये जो है वो एक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। देखो ऊपर नीचे की बात हम नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रोटीन है, बट मैं बस ना सिर्फ एनालाइज करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट ना हम देख के भी बहुत सारी चीजों को समझ लेते हैं, है ना। तो देखो यहां पे भी ना कुछ टाइप का प्रोटीन दिख रहा है मुझे, यहां पे भी ना मुझे कुछ टाइप का एक प्रोटीन दिख रहा है, यहां पे भी ना किसी टाइप का प्रोटीन ही दिख रहा है, यहां पे भी अगर देखूं तो प्रोटीन ही है। अब देखो ये कोलेस्ट्रॉल, है ना, आपको पता है क्या कि कोलेस्ट्रॉल, बहुत लोग बोलते हैं ना मेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है वो हमें हार्ट अटैक आता है, ये सारी चीजें बोलते हैं ना। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीका क्या है? फैट है ना, फैट है,
ठीक है ना, तो कोलेस्ट्रॉल है। अब देखो मैंने बोला था ना कि लिपिड जहां भी लिखा हो तो लिपिड मींस क्या है, फैट है। अब देखो यहां पे अगर लिपिड है तो ये भी फैट है। यहां पे देखो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है। यहां पे अगर बात करूं तो देखो फिर से प्रोटीन आपको दिखेगा, और यहां पे फिर से देखूं तो प्रोटीन दिखेगा। अब देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इतना हर किसी को पता होता है बायो में, या फिर बचपन से ही हम पढ़ते आते हैं क्या कि भाई कार्बोहाइड्रेट नाम का कोई चीज होता है, फैट नाम की कोई चीज होती है, प्रोटीन नाम का कोई चीज होता है ना। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं, और अगर हम इस डायग्राम को एनालाइज करें ना तो हमें जो है वो घुमा फिरा के यही चीज पता चल रहा है क्या कि भाई बहुत सारे प्रोटीन है, बहुत सारे फैट हैं, और बहुत सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बस इतनी सी बात पता चल रही है। क्या पता चल रही है कि जैसे हमने डायग्राम को एनालाइज किया, अगर हमने डायग्राम को एनालाइज किया तो हमें क्या दिखा, एनालाइज किया तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि भाई इस डायग्राम में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, हमें बहुत सारे फैट्स दिख रहे हैं, फैट्स यानी लिपिड्स दिख रहे हैं, लिपिड्स दिख रहे हैं। हमें जो है वो बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, प्रोटीन दिख रहे हैं, प्रोटीन दिख रहा है, ठीक है ना, और हमें कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते क्या कि भाई जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो फैट यानी लिपिड से मिलके बनी है, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी है, और प्रोटीन से मिलके बनी है, बस इतना ही। तो अब कैसे कैसे प्रोटीन है, कैसे कैसे फैट्स हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला, कोशिका झिल्ली में क्या क्या है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, दैट्स इट, इतना ही, ठीक है। अब देखें आगे थोड़ा, देखो आगे ना मैंने जो है ये एक फोटो और लगाया हुआ है, एक डायग्राम और है। अब देखो इस डायग्राम को हम इस तरीके से समझते हैं क्या कि देखो यार ये एक सेल है, ये एक सेल है, और इस सेल के छोटे से भाग को हमने क्या किया हुआ है, हमने मैग्नीफाई किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है, हमने मैग्नीफाई किया हुआ है, ठीक है ना, हमने इस तरीके से मैग्नीफाई किया है। अब हम इसे जो है वो साइडवेज देख रहे हैं, है ना, इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, हम इधर खड़े हैं और वो चीज उधर हम सामने से देख रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, ये चीज देखो, ये साइड व्यू है ना, ये क्या है, ये साइड व्यू में है, ठीक है, ये साइड व्यू में है, ठीक है, साइड व्यू में। अब अगर हम बात करें तो हमें ऊपर से कुछ इस तरीके की आकृति देखने को मिल रही है ना, और इसी का मिरर इमेज नीचे की तरफ दिख रहा है ना, ऐसे इसी का मिरर इमेज हमें नीचे की तरफ इस तरीके से दिख रहा है। ये वाली चीज अगर मैं बात करूं तो ये वाली चीज की मैं बात कर रहा हूं, है ना, ऐसा ही दिख रहा है। अब देखो इसे हम, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, ये जो है वो एक तरीके का फैट का लेयर है। ये क्या है, ये फैट का लेयर है, और इस स्पेसिफिक फैट को हम क्या नाम देते हैं, हम इसे कहते हैं फॉस्फो, है ना। इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेते हैं ऐसे, है ना। इस फैट को हम क्या नाम देते हैं, इस फैट को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, है ना, फॉस्फोलिपिड, है ना। क्या कहते हैं, लिपिड मतलब फैट, और फॉस्फो मतलब क्या, ये फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है, फॉस्फेट के ग्रुप्स मिलके ना लिपिड बनाया हुआ है ना, चर्बी बनाई हुई है। तो क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है ना, तो इसमें फॉस्फेट का ग्रुप है। इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये फैट है, और ये फैट कैसा है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक, ये चीज समझ में आया। अब ये दो है, ऊपर नीचे है ना, देखो यहां पे हम इसे ऐसे कह सकते हैं, देखो इसे हम लेयर 1 कह सकते हैं, पहला लेयर है, और ये दूसरा लेयर है, ऐसा ही सेम है ना। तो इन दो लेयर को हम कैसे कहते हैं, बाई लेयर कहते हैं, है ना। दो को हम कैसे बोलते हैं, बाई, है ना। तो बाई लेयर है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं, हम इसे नाम देते हैं इस तरीके से, अगर मैं यहां पे लिख दूं इस चीज को, तो हम इसे कहते हैं बाई फॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है ना। तो हमें ये चीज पता चली ना फोटो देख के, सिर्फ हमने डायग्राम को एनालाइज किया, और डायग्राम को एनालाइज करके हमें ये चीज पता चली कि भाई दो फॉस्फोलिपिड है ऊपर नीचे, और ये दो फॉस्फोलिपिड जो है उनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं, बाई फॉस्फोलिपिड लेयर, है ना। ये फॉस्फोलिपिड क्या मतलब, लिपिड कैसा है, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेट के लेयर्स है, ठीक है ना, बात खत्म। ये चीज समझ में आया। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब ना हमारे सामने कुछ ऐसा है, यही तो है डायग्राम, ऐसा ही तो डायग्राम है, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये अब देखो यहां पे ना दो बातें लिखी हुई हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, बस ऐसा, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। देखो आप में से ना बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखो रूट वर्ड्स आप याद करते होगे, रूट वर्ड्स याद कर रहे हो वर्ड मीनिंग करने के लिए। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दो बातें लिखी हैं, हाइड्रोफोबिक, और एक है हाइड्रोफिलिक, है ना, ये बातें लिखी हुई है। अब इन दो चीजों को अगर हम तोड़ के देखें तो क्या क्या है इसमें, एक है हाइड्रो और एक है फोबिया, ठीक है ना। ये क्या है, ये है फोबिया, ठीक है ना, फोबिया, और ये है हाइड्रो। अब देखो हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर,
है ना। ये मूल शब्द इसका क्या हुआ, ये है वाटर। और इसका मूल शब्द जो फोबिया है उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है डर, है ना। तो डर, अब क्या हुआ मतलब इसका, पानी से डर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। बात समझ में आया। अब देखो अगर हम यहां पे बात करें तो फिलिक मतलब क्या होता है, फिलिक जो है वो फाइल से आया है, फाइल से आया है। और फाइल मतलब क्या होता है, फाइल होता है किसी भी चीज के प्रति प्रेम। और ये क्या है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, है ना। तो जब पानी से प्रेम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पानी से प्रेम कहेंगे, तो हाइड्रोफाइल कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कहेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो देखो अगर हम इस फॉस्फोलिपिड लेयर को समझे ना, तो ये वाला जो इसका सर होता है ना, ये जो इसका सर है ना, इसको जो है ये क्या है, ये इसे पानी से प्रेम है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। वहीं इसका जो टांग है ना, इसकी जो टांगे हैं, इसको क्या है, इसे पानी से डर लगता है ना, इसे पानी से डर लगता है, इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जैसे आप इसे ना एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो। सोचो एग्जाम्पल में क्या, कि सोचो क्या कि एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है ना, एक दीवार है, ऐसी एक दीवार है यहाँ पे, ठीक है। और क्या ना, इस दीवार के पीछे से एक बच्चा जो है वो बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट से आपको देख रहा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है और वो आपको देख रहा है। अब जब आप वो बच्चा आपको देखा तो आप जो है वो आकर्षित होकर उसकी तरफ चले गए, है ना, उसकी तरफ गए, आपने उसको पुचकारा, है ना। और जब गोद में उठाने की कोशिश की तो आपको क्या दिखा गया कि उसके पैर जो है वो हवा में झूल रहे हैं, है ना। तो आपको डर लग गया, है ना। तो क्या कहा मैंने, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा क्या कि इसका चेहरा जो है ना वो बड़ा आकर्षक सा है ना। चेहरा क्या है, बहुत आकर्षक सा है ना। तो चेहरे को देख के क्या हुआ, प्रेम हुआ, चेहरे को देख के क्या हुआ, प्रेम हुआ। पर जब गोद में उठाने गए तो पैरों को देख के क्या हुआ, डर लगा, है ना। तो ऊपर वाले चेहरे में क्या है, हाइड्रोफोबिक नहीं है, वो हाइड्रोफिलिक है। और नीचे वाला क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है। तो यहां पे ये वाली बात, ठीक है। तो यहां ये जो है वो क्या करेगा, ये पानी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये क्या करेगा, पानी को अपने से दूर करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब इससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्या कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ना कोई चीज जाती कैसे है, ठीक है। अब देखो इसको मिटाते हैं, देखो यही तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा, यहाँ पे ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हमने जाना था क्या कि भाई प्लाज्मा, अब अगर सेल के अंदर कुछ जाना होगा तो इस बाउंड्री को क्रॉस करके ही तो कोई चीज अंदर जाएगी ना। ये समझो क्या कि ये बाहर का इसका वातावरण है ना, ये वातावरण जो है ये बाहर का है, ये इन्वायरमेंट बाहर का है और ये अंदर का है। तो अगर बाहर के वातावरण से अगर अंदर की तरफ जाना है तो इस बाउंड्री को क्रॉस करके जाना है। तो अब ये बाउंड्री को कैसे मतलब क्रॉस करके ये जाएगा ना, इनटेक कैसे होगा वो चीज समझते हैं। देखो क्या होता है ना, देखो क्या होता है क्या कि यही लेयर है, यही वो बच्चा है जिसे क्रॉस करके जाएगा, है ना। तो देखो ये जो है वो ऐसा कुछ बाउंड्री, ये बच्चा जो है ना। तो यहाँ पर जो है वो आउटर इन्वायरमेंट है, ये आउटर इन्वायरमेंट है। अब क्या होगा ना, क्योंकि बाहर सोचो क्या कि ये पानी की बूंदें जा रही हैं, है ना, ये पानी की एक सेकेंड यहाँ से कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना। ये पानी की बूंदें जो है वो जा रही हैं, पानी की बूंदें जा रही हैं। अब ये प्यारा सा बच्चा था, इसे देख के जैसे आप आकर्षित हुए थे वैसे ये भी आकर्षित हो गए, है ना। तो पानी की बूंदें इसकी तरफ आके आकर्षित हो गई, है ना, आकर्षित हो गई। तो ये अपनी तरफ पानी की बूंदों को खींच लाया, है ना। पानी ही नहीं है, ये फ्लूइड्स में जो है वो फ्लूइड में क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट घुले हुए हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो घुली हुई हैं और इसकी तरफ आ गई। अब ये सब जैसे ही इसके पास आई तो इसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब जैसे ही ये चीज़ इसके अंदर गई, है ना, अंदर गई, तो क्या हुआ, ये तो इसका पैर देखा और पैर देख के डर गया, है ना। पैर देख के क्या हो गया, डर गया, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो डर गया। तो पैर ने क्या किया, पैर ने इसको झटका दिया, हटा हटा जल्दी हटा, है ना। तो ये हटे, ठीक है। अब जब हटे तो नीचे एक और पैर दिख रहा था, ठीक है ना, नीचे एक और पैर दिख रहा था। अब जो ये नीचे एक और पैर दिखा तो ये इस पैर ने भी इसको झटका ही मारा, है ना। लेकिन अगर सोचो क्या कि ये नीचे की तरफ झटका जाके अगर ये फिर से ऊपर की तरफ झटका दे तो क्या ये ऊपर वाला ये इसका सर जो है वो बाहर जाने देगा, अभी नहीं जाने देगा, है ना, क्योंकि अभी उसने अंदर की तरफ खींचा है। तो ये बोलेगा नहीं, इसको अंदर की तरफ ही जाने दो, तो तुम नीचे की तरफ झटका दो, है ना। और ये जो है ये दूसरा वाला सर, ये तो कह रहा है क्या कि हाँ मेरी तरफ आ, हाँ मेरी तरफ आ। तो ये अंदर की तरफ आया और इस बाउंड्री को ये क्रॉस करके जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ इनटेक हो जाता है किसी भी फ्लूइड मटेरियल का, है ना। और सिमिलरली ही क्या हो जाता है, बाहर भी निकल जाता है, रिलीज भी हो जाता है किसी मटेरियल का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इनटेक होता है या फिर इसी तरीके से जो है वो रिलीज होता है किसी मटेरियल का, समझ आया। अब देखो, अब दूसरे वाले डायग्राम को देखते हैं। ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम, दूसरा वाला डायग्राम। इस दूसरे डायग्राम को देख के हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कि इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगर हम देखें ना तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे ना हमें कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, ये भी एक तरीके का फैट है। यहाँ पे हमें फॉस्फोलिपिड दिख रहा है, ये भी फैट है।
यहाँ ग्लाइकोलिपिड दिख रहा है, फिर से यहाँ पे जो है वो प्रोटीन दिखा, फिर यहाँ पे जो है वो प्रोटीन दिखा। अगर हम मूलतः देखने की बात करें तो ये एक प्रोटीन है ना, ये एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है ना, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम बहुत अच्छे से अगर कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं इस डायग्राम को देख के कि भाई फैट्स के बीच में ना, फैट्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जान सकते हैं क्या कि भाई फैट ना बहुत ज़्यादा है। क्या है? फैट बहुत ज़्यादा है प्रोटीन से। ये चीज़ तो हम देख के ही कह सकते हैं क्या कि फैट ना प्रोटीन से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बात तो समझ ही गए। दूसरी बात हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं क्योंकि भाई फैट्स के बीच में ना प्रोटीन फंसे हुए हैं। क्या समझा? क्योंकि फैट्स के बीच में प्रोटीन फंसे हुए हैं, है ना, फंसे हुए हैं, है ना, फंसे हुए हैं। ठीक, ये सारी बातें हमने अब तक सिर्फ डायग्राम से समझा है। क्या क्या बातें समझी हमने? ये समझा इस डायग्राम से हमने ये समझा क्या कि भाई ये पूरा जो एक ढांचा है ये किससे बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से, ठीक है। इन तीनों चीजों से बना हुआ है। अगर हम और अंदर की तरफ अगर हम साइडवेज देख के बात करते हैं तो हमें ये पता चला कि इसमें जो है वो बाई लिपिड लेयर है ना, बाई फॉस्फोलिपिड लेयर है, ठीक है ना। ठीक, ये बात समझ में आई। दूसरी बात हमने ये की क्या कि भाई ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसमें इसका एक सर होता है और पैर होता है ना। ये जो है वो क्या है? ये इसका हेड है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इसका टेल कहते हैं, है ना, इसकी पूंछ कहते हैं, ठीक है ना। अब सर जो है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक है, ये चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और पैर क्या करता है? उन चीजों को अपने से दूर करता है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। ये चीज समझा। और किस तरीके से इनटेक होता है ये चीज समझा, और रिलीज कैसे होता है ये बात समझी। दूसरे डायग्राम को देख के हमने ये समझा क्या कि भाई फैट्स जो है वो प्रोटीन से ज्यादा है। और तीसरी बात हमने ये समझी क्या कि भाई फैट्स के लेयर के बीच में प्रोटीन जो है वो फंसे हुए हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने समझी। अब चलो, अब बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हम इकट्ठा करते हैं क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है। देखो, तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है वो चीज देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसे दूसरे और किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, और दूसरा है प्लाज्मा लेमा, ठीक है ना, प्लाज्मा लेमा। तो एक है सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक नाम है ही, उसके बाद एक सेल मेम्ब्रेन और तीसरा है प्लाज्मा लेमा। अब कोई किसी ना किसी ने तो ये नाम दिया ही होगा ना। तो ये चीज देखो, तो सेल मेम्ब्रेन किसने दिया नाम? नागेली एंड क्रैमर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, नागेली एंड क्रैमर, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो याद रखने की बात है क्या कि सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया? नागेली और क्रैमर ने। साल जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। और देखो, प्लाज्मा लेमा जो है वो किसने दिया? जेक्यू प्लो ने, ठीक है ना, जेक्यू प्लो, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखो, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। अब केमिकल कॉम्पोजिशन में हमने सबसे पहले ही देखा था, सबसे पहले वाले में ही जो हमारा ये डायग्राम था उसी में हमने देख लिया था कि भाई ये किन किन चीजों से बना है, किन किन चीजों से बना है। तो हमने देखा था कि भाई ये फैट से बना है, लिपिड से बना है, उसके बाद प्रोटीन से बना है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से बना है। ये तीन चीजों से बना है, ठीक है। अब देखो, इसमें भी जो है वो थर्ड वाले में हमने क्या जाना था? हमने ये जान लिया था कि भाई फैट्स जो है वो सबसे ज्यादा है ना, ये चीज जाना था। तो वही चीज यहां पर हम बात करेंगे। हमने देखा कि भाई ये जो है वो सबसे ज्यादा लिपिड, ये किन किन चीजों से बना है? ये लिपिड से बना है, ये प्रोटीन से बना है, और ये कार्बोहाइड्रेट से बना है। और ऑर्डर क्या है? लिपिड सबसे ज्यादा है, फिर प्रोटीन है, और सबसे कम क्या है? सबसे कम है कार्बोहाइड्रेट। ये चीज समझे। और अगर मैं बात करूं कि भाई लिपिड में भी सबसे ज्यादा लिपिड कौन सा है? सबसे ज्यादा लिपिड कौन सा है? तो फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा है। फॉस्फोलिपिड हमने देखा था ना कि ये बाई फॉस्फोलिपिड लेयर है ना, तो फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा है, ये चीज, ठीक। अब देखो, अब यहां पे बात हो रही है कि यहां पे मैंने क्या लिखा है? प्रोटीन इज सैंडविच्ड बिटवीन बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हमने देखा ना, अभी हमने यहां पे देखा था कि क्या देखा था हमने? कि भाई लिपिड्स के बीच में ना प्रोटीन फंसे हुए थे। हमने यही बात की थी ना कि लिपिड्स यानी फैट्स के बीच में जो है वो प्रोटीन क्या है? फंसे हुए से दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये फंसा हुआ जो है वो उसे इसने क्या सैंडविच का नाम दिया। अब एक बात बताओ, क्या होता है कि ऊपर से जो है सैंडविच में क्या होता है? ऊपर से क्या होता है? ऊपर से ब्रेड लगाते हैं, ऊपर से एक ब्रेड लगाते हैं और नीचे से एक और ब्रेड लगा देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ब्रेड लगा देते हैं, है ना। और क्या कर देते हैं? नीचे जो है वो खूब सारे आलू, टिक्की, खीरा, टमाटर भर देते हैं, है ना, और खा जाते हैं। ये चीज़ ना, तो देखो ये ना, अगर हम इसे अज्यूम करें तो ये वाला बीच में क्या है? ये क्या है? ये है प्रोटीन,
है ना, बीच में फंसा हुआ चीज क्या है, ये है प्रोटीन, और ऊपर से एक लेयर में क्या है, लिपिड है ना, लिपिड यानी फैट है, और ये लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है ना, कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, और ऊपर भी सेम फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो ये एक सैंडविच स्ट्रक्चर है ना। अब ये भी किसी ने बताया होगा, ये भी किसी ने बताया होगा, तो ये किसने बताया, ये जो है ये गॉटर एंड ग्रेंडल ने बताया था। ये बाइलेयर हाइपोथेसिस जो है वो किसने दिया था, गॉटर एंड ग्रेंडल ने। अब देखो, आप सोचोगे ना क्या कि इतने सारे नाम आ रहे हैं, कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक नाम ये नागेली एंड क्रैमर जो है, जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस बाइलेयर हाइपोथेसिस वाले को अगर हम याद करना चाहें तो हम कैसे याद कर सकते हैं। अब देखो, ऊपर भी एक लेयर था, ये बात तो एक नॉर्मल ढांचा तो अब दिमाग में क्रिएट हो चुका है ना, क्योंकि एक ऊपर लेयर था, एक नीचे लेयर था, और दोनों फैट के लेयर थे। तो एक लेयर 1 है, एक यहाँ पे लेयर 1 था लिपिड का, और एक दूसरा लेयर 1 था। वैसे ही यहाँ पे भी एक जी है, एक दूसरा जी है, तो 2 जी है इसमें गॉटर एंड ग्रेंडल का। तो जी जी करके याद कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना, जी जी करके गॉटर ग्रेंडल जी जी, 2 लेयर गॉटर ग्रेंडल, इस तरीके से। तो बाई लेयर मतलब 2 जी, और 2 जी जो है वो कहाँ पे आ गया, गॉटर एंड ग्रेंडल के लिए। तो इस तरीके से 2-3 बार आप करोगे ना कुछ कुछ ट्रिक्स लगा के, तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात सब समझ में आई। अब चलो आगे देखें, आगे क्या है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को जो है वो हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल भी कहते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या है, ये चीज समझते हैं। 2 नाम है इसमें, एक फ्लूइड है और एक मोज़ैक है ना, फ्लूइड और मोज़ैक। अब फ्लूइड मोज़ैक में क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले हम फ्लूइड को समझते हैं, फ्लूइड को समझते हैं। अब देखो, फ्लूइड में जो है ना क्या है, क्योंकि हमने ये फॉस्फोलिपिड का ये बच्चा देखा था ना, फॉस्फोलिपिड के लेयर में ये चीज। अब ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे कुछ जुड़ा था ना, ऐसे जुड़ा था। इसमें कैसा मूवमेंट होता है, ये ना आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे यूं 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 इस तरीके से ऑसिलेट करता है। मैं यहाँ पे ना ऊपर अब फोटो लगा दूंगा, एक वीडियो ही लगा दूंगा, जिससे आपको ये चीज जो है वो ज्यादा अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे कि इस तरीके से ये झूलते रहते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और इसी ऑसिलेशन के कारण हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे फ्लूइड लेयर कहते हैं, ठीक है ना। ये फ्लूइड लेयर है, ठीक है, एक लैटरल मूवमेंट है, ये एक लैटरल ऑसिलेशन है, इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं, इसे फ्लूइड कहा जाता है। और मोज़ैक है, मोज़ैक है। अब देखो मोज़ैक, देखो मोज़ैक कैसा होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप इंस्टाग्राम पे अगर आप स्क्रॉल करते हो या शॉर्ट्स पे अगर आप स्क्रॉल करते हो ना, तो आजकल आपको ना कुछ ऐसा दिख रहा होगा क्या कि रूबिक्स क्यूब से ना क्या करते हैं, क्या कि एक बोर्ड के ऊपर रूबिक्स क्यूब से क्या करते हैं, क्या कि भाई सजा सजा के बहुत अच्छे अच्छे लोगों की, अच्छे पर्सनैलिटीज़ की, मेसी की, रोनाल्डो की, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इस तरीके से वो क्या करते हैं, क्या कि फोटो बना देते हैं, इस तरीके से फोटो बना देते हैं रूबिक्स क्यूब लगा के, है ना, इस तरीके से। तो वो एक मॉडल जो फोटो में दिखता है ना, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि ये किस पर्सनैलिटी की फोटो है, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं, मोज़ैक कहते हैं, मोज़ैक। ये देखो ऐसा कुछ होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉप व्यू मैंने लगाया है ना, ये टॉप व्यू लगाया है। इस टॉप व्यू में जब आप ऊपर से देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा क्या कि ये सब जो पिंक कलर के हैं, ये क्या है, ये तो फॉस्फोलिपिड है ना, ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। लेकिन इसके बीच में ये है, या फिर ये है, ये सब क्या है, ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन है। तो इसीलिए जब ऊपर से हम देखते हैं ना, तो हम इसे क्या कहते हैं, एक मोज़ैक मॉडल की तरह हमें दिखता है। जब टॉप व्यू से देखते हैं ना, तो हमें क्या दिखता है, मोज़ैक की तरह दिखता है। और फ्लूइड क्यों दिखता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट करता है, लैटरल मूवमेंट होता है, इस वजह से। तो यही इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, इसे भी किसी ने बताया होगा, ये चीज है, ये सिंगर एंड निकोलसन थे, सिंगर एंड निकोलसन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। तो अब तक आपके सामने जो है ना वो 3 तरीके के नाम आ गए। एक सेल मेम्ब्रेन में आया, सेल मेम्ब्रेन में नागेली एंड क्रैमर है। उसके बाद फिर बाई हाइपोथेसिस लेयर में आया, बाई लेयर हाइपोथेसिस में उसमें कौन थे, जी से नाम याद किया, गॉटर एंड ग्रेंडल। और अभी जो है वो सिंगर एंड निकोलसन है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक। अब देखो ये कहां कहां पाया जाता है, ये पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और पशु कोशिका यानी एनिमल सेल, ये दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है। जैसे सेल वॉल जो है वो मैंने आपको बताया था ना, सेल वॉल ऑप्शनल है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, वैसे ही ये जो है ये दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अब देखो, ये एक लिमिटिंग बाउंड्री या सीमित सीमा की तरह जो है वो काम करता है। कैसे, अब देखो, ये जो है वो एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है, मतलब कोशिका द्रव्य है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा
मेम्ब्रेन है। अब ये क्या कर रहा है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर फट जाए तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म पूरा बिखर जाएगा। तो ये क्या है, एक बाउंड्री की तरह ही तो काम कर रहा है ना, अंदर की कॉम्पोजिशन की रक्षा कर रहा है ना, इस तरीके से संरचना को जो है वो बचा रहा है, सेल के संरचना को बचा रहा है। तो ये एक लिमिटिंग बाउंड्री की तरह है, एक सीमित सीमा की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, ये बात समझ में आया। अब देखो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सा कहा जाता है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है ना। कैसे है, देखो मैंने आपको जो है वो बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनटेक होता है किसी भी न्यूट्रिएंट का, या फिर रिलीज होता है, ठीक है ना, रिलीज होता है। पर सोचो क्या सारी चीजें जो है वो अंदर की तरफ आ जाएंगी, या सारी चीजें जो है वो बाहर की तरफ चली जाएंगी? ऐसा नहीं होता है, कुछ भी अंदर नहीं आ सकती और कुछ भी सेल के बाहर नहीं जा सकती है। तो क्या होगा, कुछ सेलेक्टेड चीजें जो है जिसकी जरूरत होगी वही अंदर की तरफ आ सकती हैं, और जिसकी जरूरत नहीं होगी उसे बाहर की तरफ जाने दिया जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए ये सेलेक्टिव परमिएबल है या सेमी परमिएबल है, ठीक है ना। तो इसे दोनों ही बातें कहते हैं, इसे सेलेक्टिव परमिएबल भी कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और साथ ही साथ जो है वो इसे और क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मतलब जा तो सकते हो, लेकिन कुछ निश्चित चीजें ही जा सकती हैं या आ सकती हैं। जैसे क्या, अब देखो वेस्ट है, अगर वेस्ट है तो उसका क्या होगा, उसका उत्सर्जन होगा, एक्सक्रीशन होगा, वेस्ट को अंदर क्यों रखेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स है, तो न्यूट्रिएंट्स का स्पेलिंग गलत लिखा है ना, न्यूट्रिएंट्स है, तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो अंदर आएंगी, है ना, वो अंदर की तरफ आएंगी। ऑक्सीजन का जब एक्सचेंज होगा तो वो भी अंदर की तरफ आएगी, CO2 बाहर की तरफ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसका अंदर या बाहर की तरफ जो है वो मूवमेंट होगा, है ना, बट हमेशा नहीं होगा, जब जरूरत होगी तभी होगा ये चीज। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये लचीला होता है। अब लचीला होता है तो मुड़ भी सकता है, अगर ज्यादा मुड़ा तो टूट भी सकता है, और अगर टूट गया तो वापस से अपने आप को रीयूनाइट कर सकता है, वापस से अपने आप को रिपेयर भी कर ले सकता है, ठीक है ना। ये बात समझना है, क्योंकि ये फोल्डेबल है, ब्रोक हो सकता है और रीयूनाइट कर सकता है, मीन्स मुड़ सकता है, टूट सकता है और फिर जोड़ा भी जा सकता है, ठीक है ना। जैसे बचपन में आप याद करो, बचपन में जब हमने पहली बार जब सेल पढ़ा था ना, बचपन में 8th या 9th में, तो क्या होता था, क्योंकि यार कि कोई दोस्त अगर एक मुक्का मार दिया, किसी ने एक झापड़ लगा दिया, तो क्या बोलते थे, अरे मेरे यहाँ का जो है वो 1000 सेल टूट गया, इस तरीके से बात करते थे ना। तो वो यही चीज है, तो फ्लेक्सिबल तो है ही, साथ ही साथ अगर ज्यादा प्रेशर लग जाता है तो सेल टूट भी जाता है, फिर बाद में बन भी जाता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो ये एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है। अब एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। सिमेट्रिक मतलब क्या, अगर कोई एक्सिस हो ना तो उस एक्सिस के दोनों तरफ जो है वो समान हो। जैसे क्या, अगर हम हैं, अगर ये हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में अगर हम इसे एक्सिस मान लेना, इसके ऊपर से अगर एक एक्सिस बना ले, तो ये एक्सिस के दोनों तरफ ना बराबर बराबर सी चीजें हैं, एक आंख इधर एक आंख इधर, है ना, एक नॉस्ट्रिल इधर, एक जो है वो कान इधर, तो इस तरीके से एक हाथ इधर एक पैर इधर, तो ये सारी चीजें लेफ्ट और राइट में जो है वो क्या है, सेम है। लेकिन क्या मैं सेल जो है वो तब से इसी टाइप से बना रहा हूं। अब क्या, अगर मैं इधर से खींच दूं तो क्या दोनों तरफ इक्वल चीज आपको दिख रही है, या अगर मैं ऐसे एक्सिस खींचूं तो क्या आपको ऐसे दिख रहा है सेम, या ऐसे ही खींच दूं, तो किसी भी तरीके से ये सिमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है ना, ये एसिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या है, देखो अब फंक्शंस को देखते हैं थोड़ा, फंक्शंस में क्या बातें हो रही हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव लेयर है। अब ये प्रोटेक्टिव कैसे लेयर है, ये बाउंड्री की तरह था ना, ये एक बाउंड्री की तरह क्रिएट कर रहा था, जिस बाउंड्री के कारण उसके अंदर की संरचना, सेल के संरचना को बचा रहा था। अब देखो इसमें ना आउटर मोस्ट बाउंड्री लिखा है ना, लेकिन ये आधी बात सही है और आधी बात गलत है। कैसे आधी बात सही, देखो आउटर मोस्ट बाउंड्री ना, आउटर मोस्ट बाउंड्री ये सिर्फ एनिमल सेल में हो सकता है ना, पशु कोशिका में ये एनिमल सेल में जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री हो सकता है। लेकिन आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो कौन सा होगा, वो सेल वॉल होगा। मैंने आपको बताया था ना कि सेल वॉल, प्लांट सेल हम पढ़ेंगे। प्लांट सेल में क्या होता है, सबसे पहले जो है वो एक सेल वॉल होता है और फिर जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन होता है। इस तरीके से ये अगर प्लांट सेल है तो पहले जो है वो क्या होगा, सेल वॉल होगा और फिर जो है वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है ना। ये चीज़, ये वाली बात यहाँ पे जो है वो क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है और बाहर वाला क्या है, सेल वॉल है, ठीक है ना, ये बात। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्लांट सेल में क्या हो जाता है, सेल वॉल हो जाता है। बट ये क्या, ये एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पोजिशन को बचाने के, सेल के अंदर के डिस्टिंक्टिव कॉम्पोजिशन को बचाने का काम ये भी करता है, ठीक है ना। तो ये बात जो है वो हकीकत है, बट यहाँ पे आउटर मोस्ट वाली बात है तो उसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट किया है, ठीक है। अब देखो ये डाइजेशन में जो है वो काम करता है। कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को लाने में मदद करता है और जो वेस्ट चीज़ें हैं उन्हें उत्सर्जन करने में काम करता है, एक्सक्रीट करने में काम करता है। तो इस तरीके से ये डाइजेशन में भी मदद करता है, सारी चीज़ों को अंदर की तरफ लाना, है ना, और फिर बाहर निकालना। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद
क्या है, देखो मैंने बताया था ना सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, तो ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी भी दिखाता है ना। कुछ खास चीजें जिसकी जरूरत हो वही अंदर आ सकती हैं और कुछ खास चीजें जिनकी जरूरत ना हो वही बाहर जा सकती हैं, ये चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अंदर सेल के अंदर जो है वो क्या डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन बनाने का काम करता है। ये एक बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें तैर रही है ना, तो उन सारी चीजों को अंदर रखने का ही काम कर रहा है ना, नहीं तो अगर वो टूट जाएंगी तो बिखर जाएंगी। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पोजिशन या फिर विशिष्ट संरचना बचाने का काम कर रहा है। ये सारी चीजें समझ में आई आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो तो अब है ट्रांसपोर्टेशन की बात, और ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या समझेंगे, क्या कि कौन सी प्रक्रिया से जो है वो सेल के अंदर चीजें आती हैं और कौन सी प्रक्रिया से सेल के बाहर कोई चीज जाती है, तो उस प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब देखो ये सेल के अंदर ना जो ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है वो दो तरीके से होती है ना, दो तरीके से होती है, टू वेज में होती है, ठीक है ना। और वो दो तरीका क्या क्या है, दो तरीका क्या है, एक है डिफ्यूजन यानी प्रसार और दूसरा है ऑस्मोसिस यानी प्रसारण, ठीक है ना। तो दो तरीके से होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूं क्या कि कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, कैसे भी ट्रांसपोर्टेशन हो, वो कैसे होगा, हमेशा जो है वो कोई भी चीज अगर जाएगी तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, लोअर कंसंट्रेशन जो है वो चीजों का आवागमन होगा, ठीक है ना। ये चीज जो है वो आपको समझना है, क्या कि हायर कंसंट्रेशन मतलब अगर कोई चीज ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ जो है वो चीजें जाएंगी, ठीक है ना, चाहे वो गैस हो, चाहे वो किसी तरीके का वाटर हो या द्रव्य हो, फ्लूइड हो, ये चीज। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले ये समझना है क्या कि अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा किसी चीज का तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा। और ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, दो प्रक्रियाओं के थ्रू होता है, एक होता है प्रसार और एक होता है प्रसारण, मींस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब देखो अगर डिफ्यूजन में किस तरीके की चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये चीज देखो, तो डिफ्यूजन में जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है, मींस गैस का जो है वो ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो गैस का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे देखो आप ना, अगर आप एक रूम में बैठे हो और आप कोचिंग के लिए निकल रहे हो, आपने जो है वो क्या किया, आपने परफ्यूम लगा लिया, आपने परफ्यूम लगाया और दूसरे रूम में मम्मी के पास में वो स्मेल चली जाती है और मम्मी आपसे पूछती है तुम तो पढ़ने के लिए जा रहे हो तो तुम ये परफ्यूम क्यों लगा रहे हो, है ना, ये सारी चीजें पूछ लेती हैं। तो ये स्मेल जो है वो मम्मी तक चला कैसे गया, है ना, कैसे चला गया, वो गैस होता है ना, उसमें जो है जो आप परफ्यूम लगा रहे हो उसमें क्या होता है, उसमें गैस होता है और वो गैस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो मम्मी के रूम तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये डिफ्यूजन है। तो गैसियस एक्सचेंज जब होगा तो वो क्या होगा, वो डिफ्यूजन होगा, ठीक है ना, या प्रसार होगा, ठीक। अब देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर या फ्लूइड, है ना, वाटर या फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, वाटर या फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रसारण होगा या डिफ्यूजन होगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे क्या, अब देखो ये पेड़ है ना, ये पेड़ है ना, अब पेड़ जो है वो आपको पता है क्या कि अपने रूट्स, जड़ों के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती हैं। कैसे, ये जो है वो सॉइल है, ये जो है वो सॉइल में क्या है, मृदा है। अब इसके अंदर जो है वो इसके रूट्स फैले हुए हैं। अब ये रूट्स जो है वो यहाँ ये सॉइल से जो है वो क्या न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं, है ना, नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें जो है वो क्या अंदर से मृदा से जो है वो क्या करते हैं, सोखते हैं। अब जब ये सोखेंगे तो वो इस तरीके से जो है वो पेड़ के हर कोने तक पहुंचाएंगे। तो रूट्स जो है वो इस तरीके से सोखते हैं और ये सोखने, ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है ना, ये ऑस्मोसिस है, ठीक है। तो ये सेल के अंदर भी ये चीज हो रही होती है। जब ये सेल है इस तरीके से, जब अपना ये सेल है, मैंने आपको सेल के बाहर की चीज बताई एग्जांपल के थ्रू, ये भी एग्जांपल में, ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो जब सेल के अंदर ना, जब CO2 जनरली CO2 और O2 का जब एक्सचेंज होगा, मींस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जब एक्सचेंज होगा ना, है ना, ये चीज जब अंदर और बाहर होंगी ना, तो इसे क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हम डिफ्यूजन कहेंगे। और अगर जो है वो वाटर देखो ये सेल है और इसके अंदर अगर वाटर या फ्लूइड मटेरियल्स का जो है वो इन या आउट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे या प्रसारण कहेंगे। तो इसीलिए जो है वो हम इसे क्या कहते हैं, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है ना, यहां पे, हाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है मैंने, क्या कि इसे हम क्या कहते हैं, ये स्पेशल केस है डिफ्यूजन का ही। ऑस्मोसिस जो है प्रसारण है वो क्या है, स्पेशल केस है ना। तो सेम ही है, बट एक जगह वाटर है और एक जगह क्या है, गैस है। बस ये चीज समझ में आई। अब चलो, अब ना सेल के अंदर ऑस्मोसिस जो है वो 3 तरीके से होता है। अब तीनों तरीकों को हम बड़े आराम से समझते हैं। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है,
3 तरीके से होता है, तो थोड़ा सा अलग से बाइफरकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जरा सा। देखो ये सेल है, ये जो है वो अपना एक सेल है, ठीक है ना, सेल है। अब सेल के अंदर और बाहर की बात हो रही है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन, मैंने आपको बोला क्या कि एक कॉन्सेंट्रेशन अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होता है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसी भी चीज का, ऑब्वियसली वाटर या फ्लूइड का होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन अंदर बाहर का है, और ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, ये अंदर का है, इसको इन लिख दिया, ठीक है ना। अब इस वाले केस में मैं बात कर रहा हूं, जब इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या कि ये पहला केस है, और इस केस की जब बात कर रहा हूं तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, बाहर वाले कॉन्सेंट्रेशन, सेल के बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन अंदर से, है ना, अंदर से ये चीज बाहर है ना, बाहर से बाहर ज्यादा है, ठीक है, ये चीज समझ में। अब देखो ये केस है, अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कि इसमें क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले, क्या कि हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है ना। आपको पता है क्या कि पानी भी जो हाइयर एल्टीट्यूड पे होती है वो लोअर एल्टीट्यूड पे ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो बहती है, ठीक है। वैसे ही गैस भी जो है वो उसी तरीके से, जहां पे हाइयर कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, ठीक है। अब देखो यही सेम चीज, तो बाहर क्या है, बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो अंदर की तरफ हो जाएगा, है ना, अंदर की तरफ जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगा, है ना। बाहर की चीजें जो फ्लूइड है वो अंदर की तरफ जाएंगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जब भी कोई चीज जब अंदर की तरफ जाने लगेंगी तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या बढ़ने लगेगा, तो जब ये बढ़ने लगेगा तो सेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेल के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सेल जो है वो फूल जाएगा, सेल जो है वो क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, सेल जो है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, सेल जो है वो फूल जाएगा, ये चीज हो जाएगी, ठीक है ना, सेल अपना फूल जाएगा। और जब सेल फूल जाएगा तो उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, उस फेनोमेना को हम कहते हैं साइटोलाइसिस। क्या कहते हैं, साइटोलाइसिस, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साइटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। और जो इस तरीके का सॉल्यूशन होता है, जिस सॉल्यूशन में जो है वो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये चीज कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, ये चीज समझ में आई, तो दो बातें समझी हमने, एक साइटोलाइसिस के बारे में बात की और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और दोनों केस को समझा। अब दूसरे केस में आते हैं। देखो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जब कॉन्सेंट्रेशन अंदर का और बाहर का, जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो अंदर के कॉन्सेंट्रेशन के, अंदर के कॉन्सेंट्रेशन के अगर बराबर हो, मींस ये अपना कुछ सेल है ना, और दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर है। अगर कॉन्सेंट्रेशन जो बाहर का है, जो बाहर है, और कॉन्सेंट्रेशन जो अंदर है अगर बराबर हो जाएगा तो क्या किसी चीज का आवागमन होगा, नहीं होगा। तो यहां पे ना ही कोई चीज बाहर की तरफ जाएगी और ना ही कोई चीज अंदर की तरफ जाएगी, कोई आवागमन नहीं होगा। जब कोई आवागमन हुआ ही नहीं, जब कोई आवागमन हुआ ही नहीं तो सेल के ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सेल के ऊपर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, नो इफेक्ट, ठीक है ना, कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इस फेनोमेना को वैसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन इस तरीके के सॉल्यूशन को कुछ कहते हैं, है ना, इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना, और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अब जो है वो हम तीसरे केस को देखते हैं। तीसरे केस में हम क्या बात करेंगे, तीसरे केस में हम बात करेंगे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से, है ना, तो मतलब अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, है ना, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो कुछ ऐसा अपना सेल है ना, ऐसा सेल है, और बाहर जो है वो कम है, बाहर जो है वो आउट वाला कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर वाला कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गया। अब अगर अंदर ज्यादा है तो क्या होगा, अंदर से जो है वो बाहर की तरफ मूवमेंट होगा, अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होगा, और जैसे ही अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होगा तो सेल के अंदर की चीजें कम होने लगेंगी, तो सेल क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। तो यहां पे हमें सेल कैसा दिखेगा, हमें जो है वो यहां पे सेल सिकुड़ा हुआ दिखेगा। सेल जो है वो क्या करेगा, यहां पे श्रिंक कर जाएगा, सेल जो है वो यहां पे क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, हम इस फेनोमेना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है ना, इस फेनोमेना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
ठीक है ना, ये चीज कहते हैं इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको ये बात समझ में आई क्या कि इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं और इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक बात बताओ, सेल का फूलना और सेल का सिकुड़ना दोनों अपोजिट बातें हैं ना। तो जब सेल सिकुड़ रहा है तो उसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, तो जब सेल फूलेगा तो उसे हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। तो यहां पर जो है वो इस फेनोमेना को और क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है ना, डीप्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है ना, ये वाली बात, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई। यही चीज जो है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है क्या कि भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यहां पे हाइपोटोनिक को क्या कहते हैं, अल्प प्रसारण दाबी विलयन, ठीक है ना, ये चीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल स्वेल कर जाता है, सेल फूल जाता है, सेल में सूजन आ जाती है। और दूसरा इसे क्या कहते हैं, साइटोलाइसिस या फिर डीप्लाज्मोलाइसिस। वहीं पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसे सम प्रसारी विलयन कहते हैं। इसमें नो इफेक्ट देखने को मिलता है, इसका कोई फेनोमेना नहीं है तो इसका कोई नाम नहीं देते हैं। साथ ही साथ अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां पे सेल सिकुड़ जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलो अब सेल वॉल को समझते हैं। चलिए तो सेल कंपोनेंट्स के अगले टॉपिक सेल वॉल को कवर करते हैं। देखिए सेल वॉल ना आउटर मोस्ट लेयर होता है किसी भी सेल का। अब देखो कोई भी सेल मींस सारे सेल में क्या सेल वॉल होता है, मैंने पहले भी आपको बोला था क्या कि सेल वॉल जो है वो क्या है, ऑप्शनल है ना, क्या है, ऑप्शनल है। तो ये जो है वो एक वैकल्पिक चीज है। तो ये वैकल्पिक चीज है तो ये कहां कहां हो सकती है और कहां नहीं, है ना। तो मैंने आपको बोला था क्या कि ये प्लांट सेल में होता है, ये प्लांट है ना, प्लांट सेल में तो होता है, बट एनिमल सेल में ये क्या, एनिमल सेल में ये नहीं होता है ना। मैंने आपको ये बार बार बोला है कि ये एनिमल सेल में नहीं होता है। तो जिसमें ये होगा, जैसे ये पादप कोशिकाओं में अगर है तो वो उसमें क्या होगा, ये आउटर मोस्ट सेल होगा, ठीक है ना। तो ये आउटर मोस्ट किस में होगा, ये प्लांट सेल में होगा, ठीक है ना। और सेल वॉल और अपने एनिमल सेल में क्या होगा, एनिमल सेल में जो है वो आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होगा, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होगा, आउटर मोस्ट लेयर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस चीज से जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये चीज देखो, ये जो है वो अगर एक प्लांट सेल है तो ये क्या होगा, ये सेल वॉल होगा, ये सेल वॉल होगा। और ये जो है ये क्या होगा, ये सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है ना। और ये तो अंदर अपना एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए अब ये क्या कह रहा है कि फाउंड इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। क्या कि देखो मैं तब से आपको ये बात कह रहा हूं क्या कि एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल नहीं होता है और पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होता है। पर एक और ऐसी चीज है जिसके अंदर सेल वॉल होता है, वो क्या है, वो बैक्टीरिया है। अब देखो दिमाग में ना कंफ्यूजन ये आएगी कि बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना। तो दिमाग में ये चीज आएगी क्या कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं हो सकता है। जैसे हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन ये भी आ सकता है क्या कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम नहीं हो सकता है, बट होता है ना। उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल जो कि एक बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें सेल वॉल भी होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है और पेपर में ये चीज कंफ्यूजन वाली चीज ही देते हैं ना। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये, क्या कि बैक्टीरिया में क्या सेल वॉल होता है, तो होता है, ठीक है। अब चलिए अब आगे क्या, आगे है कि ये एब्सेंट होता है, ये जो है वो अनुपस्थित होता है किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है ना। जंतु कोशिका में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। अब चलिए अब ये क्या कह रहा है क्या कि ये बना हुआ होता है किस चीज का, सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का और पेक्टिन का। देखो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम टाइम में जो है वो आपसे क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम टाइम आपसे ये पूछा जाएगा ऑप्शन में जो है वो ये होगा क्या कि वो सेलुलोज से बना हुआ है। जैसे पेपर में पूछा जाएगा क्या कि सेल वॉल इज मेड ऑफ, सेल वॉल बना हुआ है किस चीज से, तो वहां पे सेलुलोज लिखा होगा ऑप्शन में। ये तीनों चीजें नहीं होंगी। अगर पेपर टफ होगा तो वहां पे हेमीसेलुलोज या पेक्टिन भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो है वो मैक्सिमम आपको जो है वो सेलुलोज याद करना है। आसान जो है वो कैसे होगा, सेल वॉल से सेलुलोज, बड़ा आसान है, सेल वॉल सेलुलोज आराम से, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए प्लांट सेल वॉल जो है वो किस चीज से बना हुआ है, प्लांट का सेल वॉल जो है वो किस चीज से बना हुआ है, वो सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है। एल्गी का सेल वॉल जो है वो किस चीज से बना हुआ है, वो हेमीसेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है, हेमीसेलुलोज से बना हुआ है,
ठीक है। और अगर हम बात करें फंजाई की, है ना, फंजाई की, तो फंजाई का जो है वो सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चिटिन का बना हुआ है, ये चिटिन का बना हुआ है। ये पेपर में आता है कि फंजाई का जो है वो सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं, तो वो चिटिन कहते हैं उसे, ठीक है, ये चीज। ठीक, चलिए अब जो है वो इसके फंक्शन को समझते हैं, इसके फंक्शन को समझते हैं सेल वॉल के। देखो क्या कह रहा है कि प्रोवाइड डेफिनिट शेप टू द सेल, कोशिका को निश्चित आकार देता है। तो यहां से हमें यह चीज पता चलेगा कि देखो सेल वॉल, जहां पे सेल मेम्ब्रेन हम जानते थे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल था, लचीला था, जिसके कारण वो मुड़ भी सकता था, वो टूट भी जाता था और रीयूनाइट भी हो जाता था, ठीक है ना। वहीं सेल वॉल जो है वो क्या देता है, निश्चित शेप देता है, किसी सेल को क्या देता है, किसी कोशिका को निश्चित आकार देता है, शेप देता है। और ये अगर कोई चीज अगर आपको शेप देगी तो वो क्या, शेप या सपोर्ट देगी तो वो क्या होगा, वो जो है वो रिजिड होगा, वो क्या होगा, रिजिड होगा, कठोर होगा। तो वो कठोरता भी प्रदान करती है, क्या करती है, वो रिजिड है तो वो कठोरता भी प्रदान करती है। तो ये अगला पॉइंट क्या है कि स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल, कोशिका को मजबूती और कठोरता प्रदान करती है ये, ठीक है। तो ये बात भी याद रखोगे आप। दूसरा, ये परमिएबल है, ठीक है ना, प्रवेश के योग्य है। अब ये चीज समझते हैं क्या कि कैसे ये परमिएबल है, ठीक है। देखो एक बात बताओ, हमें ये बात पता है क्या कि भाई क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सेमी परमिएबल था। इसके बारे में हम जानते थे क्या कि ये सेमी परमिएबल था, ये बात याद है आपको। अगर ये सेमी परमिएबल है तो इसके अंदर जो है वो कोई चीज आ रही है, जैसे हमने देखा था क्या कि ट्रांसपोर्टेशन में डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो सेल के अंदर बाहर चीजें जा रही थी। अब एक बात बताओ, अगर ये एक प्लांट सेल है, अगर ये एक प्लांट सेल है, तो अगर यहां पर एक सेल वॉल होगा, ये सेल वॉल होगा, तो अगर कोई चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो सेल वॉल भी तो जाने देना चाहिए ना उसको, सेल वॉल के भी पार तो कोई चीज जाएगी तब तो वो जा सकती है ना। मतलब अगर कोई न्यूट्रिएंट है, गैसियस ट्रांसफर होना है या फ्लूइड का ट्रांसफर होना है, अगर यहां पे बाहर जो है वो गैस है या फिर जो है वो फ्लूइड है, तो सोचो क्या कि अगर ये चीज परमिएबल नहीं है, अगर ये अपने आर पार किसी चीज को नहीं जाने देगी सेल वॉल, तो क्या अंदर बाहर ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो सेल वॉल भी परमिएबल है और साथ ही साथ जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी परमिएबल है। तो ये चीज याद रखना है क्या कि यहां पर ये चीज भी जो है, जो सेल वॉल है, ये भी अपना क्या है, ये भी परमिएबल है, ठीक है ना, ये भी परमिएबल है, ठीक है ना। तो सेल वॉल भी जो है वो क्या है, परमिएबल है, ठीक। दूसरा बात क्या है, ये रिपेयर और रीजनरेट होगा। देखो कोई भी चीज अगर लिविंग है तो वो रिपेयर भी करेगी अपने आप को, वो रीजनरेट भी करेगी, ठीक है ना। तो ये ज्यादा लोड लेने की बात है नहीं, ठीक है। दूसरा क्या, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस, है ना, बाहर के पैथोजेन से बचाता है सेल को, है ना। जो रोग क्रिएट कर सकते हैं, जो किसी भी तरीके से सेल को जो है वो मार सकते हैं, उन सारी चीज़ों से बचाता है। जैसे क्या कि अगर कोई प्लांट सेल है तो उसको बैक्टीरिया या वायरस, ऐसी चीज़ों से जो है वो क्या करता है, ये एक पैथोजन है, ये सारे पैथोजन है, इनसे जो है वो मतलब प्लांट को जो है वो बचाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो अगर बैक्टीरिया ही है तो बैक्टीरिया को किस चीज़ से बचाएगा, क्योंकि हमने देखा ना क्या कि बैक्टीरिया भी जो है उसके पास भी सेल वॉल है। तो बैक्टीरिया अगर है तो बैक्टीरिया को किससे बचाएगा, बैक्टीरिया को जो है वो वायरस से बचाएगा, है ना। तो मगर ये बैक्टीरियल सेल है, अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है ना, तो बैक्टीरियल सेल को किससे बचाएगा, ये वायरस से बचाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वायरस, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि वायरस क्या है, एक लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, है ना, ये चीज, ठीक है। तो ये चीज मतलब ये मैंने आपको इस वजह से बताया ताकि ये कंफ्यूजन ना हो क्या कि भाई बैक्टीरिया अगर है तो बैक्टीरिया खुद के लिए भी क्या पैथोजन होगा, नहीं, खुद के लिए वो पैथोजन नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए पैथोजन कौन होगा, बैक्टीरिया के लिए पैथोजन जो है वो वायरस हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए तो ये चीज आपको समझ में आया क्या कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल, ये देखो ये जो है ये अपना एक बना हुआ है प्लांट सेल, और ये सबसे बाहर वाला जो है वो क्या है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये उसके अंदर वाला जो है वो क्या है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है वो सेल वॉल बहुत अच्छे से समझ में आया। पर देखो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं क्या कि सेल वॉल हमारे आज के लेक्चर का अंतिम पड़ाव था, क्योंकि हमारा लेक्चर अब तक 1.5 घंटे से ऊपर का जा चुका है और मैं आप सबके ऊपर जो है वो इतना एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करना नहीं चाहता। होपफुली आप सब मेरी बात को समझ रहे होंगे। बाकी अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और लाइक भी करना। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछना। तब तक के लिए धन्यवाद।